आ, ओके। अच्छा, अब आप लोगों का जो टॉपिक आज का है ना, वो है रिसालत। ठीक है, रिसालत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे पास सारी सीरत है, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये आप देख लो। सबसे पहले ये एक मैंने वो बनाया हुआ है फ्लो चार्ट सा। ठीक है, सबसे पहले होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनकी जो बर्थ होती है ना जिस साल, वही साल आपके पास ईयर ऑफ एलिफेंट्स भी होता है। ठीक है ना, 571। ठीक है, 571 में आपके पास ये होता है। ठीक है, देन आपके पास जो उनकी वालदा होती हैं, बीबी आमना। ठीक है, उनकी जो उनकी डेथ होती है, ठीक है, वफात होती है, वो कब होती है? 577 77। में, व्हेन ही इज 6। देन उनके ग्रैंडफादर हजरत अब्दुल मुतलिब जो हैं, उनकी डेथ कब हुई आपके पास? जब 8 साल की 580 में। होती है। 580 में एग्जैक्टली। ठीक है, देन आपके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी होती है हजरत खदीजा से, व्हेन ही इज 25 एंड शी इज 40। ठीक है, तो वो कब होती है? 595 में ऐसे हो जाता है। अब अ, जो उनकी वो पहली रेवोल्यूशन होती है, वो 40 ईयर्स की एज में होती है, 610 में। 610। ये अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स है ना, एक तो 571 आपसे पूछा जा सकता है कि ईयर ऑफ एलिफेंट की तरह भी पूछ सकते हैं उसको, और बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट के तौर पे पूछ सकते हैं, 571। ठीक है, फिर सबसे इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 610 है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास प्रॉपर उनके ऊपर रेवोल्यूशन आती है। ठीक है, नबूवत शुरू होती है। फिर आपके पास यहाँ पे ना बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाती है कुरैश की तरफ से, सारी बातें अब, क्योंकि वो ऐलान कर देते हैं, ठीक है, कि नबूवत है, अल्लाह एक है, नए दीन की बात करते हैं। तो उस प्रोसिक्यूशन की वजह से वो कहाँ चले जाते हैं आपके पास? एबस्टीनिया, जिसको अब आप तो आजकल क्या कहते हो? अच्छा। हाँ, आजकल वो क्या हो गया? इजिप्ट है ना इथोपिया। आपके पास। अच्छा, नहीं, इजिप्ट। हाँ, इथियोपिया, सॉरी, इथियोपिया, हाँ, इथियोपिया हो गया। और उस उधर वो चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके पास नीगश भी होता है, जिसको नजाशी आप लोग बोलते हो, ठीक है, उर्दू में। उनसे जाके वो आ, मांगते हैं, ठीक है, कि हमें आप असाइलम दें। और जो वो होते हैं, हजरत अबू तालिब हैं, उन्हीं के बेटे होते हैं, वो जाके वहां पे तलावत करते हैं, हजरत और उससे वो हमजा। कन्विंस होता है ना। हमजा, हाँ, हमजा बिन अबी तालिब। तो वो उनको कन्विंस करते हैं, वो तलावत करते हैं, और उससे वो कन्विंस हो जाता है नीगस, और उनको वहां पे मिल जाता है असाइलम। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है नेक्स्ट के 615 भी हो गया। 617 में आपके पास जो है ना, वो प्रॉपर बॉयकॉट शुरू होता है। ठीक है, हाशिमाइट्स का, कुरैश की तरफ से 2 इयर्स के लिए। 619 में ये बॉयकॉट तो लिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, तकरीबन तीसरा साल शुरू होता है इसका, मगर इसमें ना, इसको ईयर ऑफ सॉरो इसलिए कहते हैं, जिसके बाद फिर फौरन से उनको मेराज पे भी बुलाया जाता है। देखिए, 619 में ईयर ऑफ सॉरो है ना, 620 पे उनको मेराज पे बुलाया जा रहा है। इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि 619 में ना, दो उनकी लाइफ में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में ट्रेजेडीज होती हैं। एक तो हजरत अबू तालिब, जो उनको मतलब सारा ऑल थ्रू दिस टाइम 580 के बाद सभी तक उनकी सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि उनके उनको पैट्रनेज दिया होता है जिन्होंने, उनकी एक तो वफात हो जाती है, और दूसरा हजरत खदीजा जो उनकी कंपेनियन रही होती हैं, उनकी वफात हो जाती है। दैट्स व्हाई इट्स ईयर ऑफ सॉरो। तो वो आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं ना, ईयर ऑफ एलिफेंट, ईयर ऑफ सॉरो कौन सा है। ठीक है, फिर ताइफ की जर्नी आपके पास, और ईयर ऑफ महराज, ये दोनों चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, क्योंकि ताइफ की जर्नी आप लोगों को पता है ना, कि उसमें ही आपको ज्यादा उनको फिर जो बहुत ज्यादा पत्थर वगैरह भी मारे गए थे और सब, और ये किसके साथ की गई थी? हजरत जैद के साथ, ये बताना भी जरूरी है। फिर अल अकाबा प्लेजेस ये होते हैं कि कुछ लोग आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो आके ना वहाँ पे ये कहते हैं कि हम लोग इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो सीखते हैं उसके प्रिंसिपल्स। ठीक है, पहले में 12 लोग आए थे 621 में, और फिर 622 में आपके पास जो है ना, वो हिजरत हो चुकी थी। और उसके टाइम आपके पास ये होता है ना, कि अल काबा प्लेजेस में जो लोग आते हैं, वो तकरीबन 70 होते हैं। ये दोनों चीजें, हिजरत भी, ठीक है, हिजरत मदीना, और जो आपके पास अल काबा प्लेजेस नंबर 2 है, वो दोनों 622 में हो रहे हैं। तो ये इसलिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ना मुसलमानों के लिए, कि आपके पास यहाँ पे प्रॉपर दूर से लोगों ने आके इस्लाम एक्सेप्ट किया था। ठीक है ना, खुद आके उन्होंने विलिंगनेस शो की थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको प्रिंसिपल सिखाए थे। तो 622 बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपके पास ये प्लेजेस इंपॉर्टेंट है, 621 और 22। ठीक है, जर्नी टू ताइफ इंपॉर्टेंट है, महराज का ईयर इंपॉर्टेंट है 620। मगर हिजरत की वजह से ना 622 पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास? 610, जिसमें शुरू हुई नबूवत, ठीक है,
फिर आपके पास 622 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह 620 इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आपके पास पर्टिकुलरली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपने थोड़ा बेटर देखना है, ठीक है। जैसे कि हम स्टार कर देते हैं ना, दिस एंड दिस एंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपके पास बैटल ऑफ बदर, इसमें आपके पास ये होता है कि बैटल ऑफ बदर कब होती है, ये अब आपके पास दोनों दोनों ईयर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैटल ऑफ बदर है जो आपके पास हिजरत के 2 साल बाद हुई है 24 में, और 25 उसी के 1 साल बाद बैटल ऑफ ओहद है, ठीक है। ये करना जरूरी है, और मैं नीचे मैंने लिखा हुआ है कि कितना कितना आपके पास इन्फेंट्री क्या थी, कैवलरी कितनी थी, ठीक है ना। ये डिफरेंट आर्मी के जो हम लोगों के पास कैडर्स होते हैं, ठीक है, इसका बताया हुआ है आपको कि आगे जो लाइन में खड़े होते हैं एग्जैक्ट। और ये हमने बताया कि बनु कैनुका को एक्सपेल किया गया था फ्रॉम मदीना इसी टाइम पे, ठीक है। मदीना में उस वक्त 5 मेजर कबाइल थे ना, ठीक है, और उनकी आपस में भी काफी अनबन रहती थी। तो उनमें से बनु कैनुका को जो है वो एक्सपेल किया गया था, तो वो भी 624 में किया गया था। अब ये आप लोगों ने नबूवत के ऊपर या सीरत या रसालत जब भी आए ना, उसमें ये चीज आपने एक ऐड करनी है, ठीक है। ये डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तजा की एक बुक है, ठीक है। डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तजा की एक बुक है। वो अपनी बुक में ये लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई भी आपके पास रिसालत पे चीज है ना, तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या सबूत है कि वही हमारे पास एक फाइनल प्रॉफिट है, ठीक है, वो अल्लाह के नबी और रसूल हैं, और वो भी फाइनल, तो उसकी क्या 4-5 रैशनल्स हो सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि जब भी कोई पैगंबर या नबी आया है ना, तो उसने अपनी लाइफ में एकदम से एक एब्रप्ट चेंज फेस की है, ठीक है ना। मतलब ये कि आपके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फॉर्मली देखा जाए तो वो लिटरेट थे क्या? नो। क्या वो थे? नहीं ना। तो जब उनके ऊपर नबूवत आती है, तो वो उन लोगों के एजुकेशनिस्ट बन जाते हैं जो कि पहले से फॉर्मली एजुकेटेड थे। वो क्रिटिक बनते हैं, वो लॉ गिवर बनते हैं। तो ये उनके लिए एक अब्रप्ट चेंज है कि नहीं उनकी पिछली लाइफ की निस्बत, है ना, ये सारी। यस। जी। तो ये दूसरा ये होता है कि जब भी कोई पैगंबर या नबी आया ना, उनकी पास्ट लाइफ भी एक मिरेकल थी कि वो अपनी पैगंबरी से पहले ही बहुत पायस थे, ट्रूथफुल थे, ऑनेस्ट थे। उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो आपको हर आम इंसान में नहीं मिलते, ठीक है। आप लोगों ने वो किस्सा भी सुना होगा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फ्रेंड्स ने बचपन में कहा कि आओ जाते हैं यहाँ पे, एक शाम को महफिल लगती है, हम भी जाते हैं, जब वो बकरियां चराते थे बचपन में, ठीक है। जी मैम। और जब वो उधर गए तो रास्ते में उनको कोई आवाज आई कि जैसे कोई कोई लोरी सुना रहा है, और वो सो गए और वो वहां जा ही नहीं सके। और वो रोज प्लान करते थे वहां जाने का, मगर रास्ते में वो सो जाते थे, उनको नींद आ जाती थी। इसी तरह एक दफा गर्मी थी और सब बच्चे काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर रहे थे, तो सब ने अपने कपड़े उतार दिए। तो किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कुर्ता उतारना के चाहा कि आप भी उतारो, आपको गर्मी लग रही है, आप बच्चे हो। तो वो बेहोश हो गए, ठीक है, और वो नहीं उतारा गया था फिर। तो कुछ चीजें उनकी ऐसी थी कि जो आम बंदा कभी ना कभी अपनी लाइफ में कर लेता है, मगर देखो उनको पहले से सादिक और अमीन के टाइटल्स भी मिले हुए थे कि नहीं। जी मैम। तो उनका ना, उनकी पास्ट लाइफ ही पहले ही अनयूजुअली, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वर्चुअस थी। तो ये भी एक प्रूफ हो गया कि नहीं कि वो उनके अंदर पैगंबरी के वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पहले पैगंबरों में थे। तीसरा, पैगंबर जो है वो मोस्ट प्रैक्टिसिंग होता है, वो आइडियलिस्टिक नहीं होता। आप लोग देखो, मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने क्या अ, जैसे बुद्धिज्म है या इवन हिंदुइज्म की, अगर आप लोग स्टोरी सुनो, स्टोरीज अगर पढ़ो ना, रामायणा और ये सब, या इवन आप लोग देखो जो आपके पास सिखिज्म का, आप लोगों को पता है कि सिखिज्म कैसे जन्म में आया था? सिखिज्म हिंदुइज्म और इस्लाम का एमालगम है ना, कि आपके पास अकबर के टाइम पे एक बंदा था, गुरु नानक। बाबा गुरु नानक। हाँ, तो उसने अकबर क्योंकि अपने महफिल में सबको बुलाता था ना, अपने दरबार में, हर तरह के इंटेलेक्चुअल आदमी को। तो वो गुरु नानक इवन मक्का मदीना भी गया, वो हिंदुओं से भी मिलता था, मुसलमानों से भी। तो उसने कुछ चीजें इस्लाम की उठाई, कुछ हिंदुइज्म की उठाई, और एक नया दीन बना दिया, ऐसे ही था। तो देखो, बातें करना बहुत आसान है किसी दीन से उठा के, मगर हमने जब देखा है ना, जितने भी पैगंबर पीछे भी और खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें एक चीज जो कॉमन एक और थी, वो ये थी कि वो सारे सबसे पहले खुद प्रैक्टिसिंग थे, और वो प्रैक्टिस को इनकरेज करते थे। तो ये चीज हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नजर आती है कि नहीं, कि ही वाज प्रैक्टिकल, ही वाजंट आइडियल। वो कोई शायर नहीं थे। अरब में कितने बड़े बड़े शायर थे, मगर वो कोई शायर नहीं थे। वो कोई बड़ी बड़ी फिलोसफीज नहीं देते थे, वो अमल सिखाते थे। ये बात ठीक है नहीं? जी।
तो ये भी आपके पास एक कॉमन चीज हो गई ना, बाकी पिछले इन लाइन विद द प्रीवियस प्रॉफिट्स है ये चीज। फिर ये है कि ये खुद एक बात कि ही वाज इन लाइन विद प्रीवियस प्रॉफिट्स, यानी वही टीचिंग्स दी जो पिछले पैगंबरों में ने भी दी हैं, थोड़ी सी अपडेट करके। ठीक है, देखो वही क्रिश्चियनिटी हो गई, ज्यूइज्म हो गया, यही मेजर रिलीजन्स थे ना। तो इनकी टीचिंग भी वही चीजें थी, वही नमाज, वही रोजा, ठीक है, वही सब कुछ था, सिर्फ थोड़ा सा अपडेटेड था, इट्स एन अपडेटेड वर्जन। तो ये चीज खुद एक प्रूफ है। और फाइनली हर पैगंबर का अपना एक पर्टिकुलर मिरेकल था। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मिरेकल्स नहीं थे? चांद को उन्होंने दो हिस्सों में काट दिया था, ठीक है, उनको जिस तरह से एक शिफा थी उनके पास, ठीक है, उसके अलावा आपके पास उनकी जो बात में असर डाला गया था, उनके अपने कुछ सेट मिरेकल्स थे ना। तो वो मिरेकल्स भी हर 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 पैगंबर को कोई अपना दिया गया है। तो हमारे पास इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अपने मिरेकल्स थे। तो ये डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तजा की मैंने एक बार बुक पढ़ी थी, और उसमें उन्होंने ये 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए थे कि क्या, अगर हमने किसी से आर्ग्यू करना है कि क्या वो एक प्रॉफिट थे, तो उसका अगर हम रैशनल देने लगे ना, तो वो ये 5 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, किसी से भी आपने अगर, ना सिर्फ किसी मुसलमान से या किसी से भी अगर आपने आर्ग्यू करना है, तो आप इन 5 चीजों के अराउंड करोगे। ये क्लियर हुआ आपको? ये आप लोग अगर डालोगे तो ये आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर दिलवाएगा। ठीक है, ये बहुत और अच्छी वेल फाइनलिटी पे रिसर्च अगर बुक है। मतलब कुछ ना हो, फाइनलिटी पे। पर्सनालिटी पे आप इसी में डालोगे ना कि पास्ट लाइफ मिरेकल थी, बिल्कुल साफ सुथरी थी, और ही वॉज मोस्ट प्रैक्टिसिंग, इन्हीं में आप इनकॉर्पोरेट कर मतलब सकते हो। खत्म नबूवत पे, मतलब अगर जिस तरह से ये नबी होने के वो हैं, तो खत्म नबूवत पे किस तरह से मतलब वो करना है। जो खत्म नबूवत पे तो आप आगे आर्ग्यूमेंट्स दोगे ना, मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको मैं ठीक है। वैसे एक एडिशनल चीज दे रही हूँ ना कि एक बार मेरे सामने ये बुक आ गई थी, और ये खुद ना ये बहुत अच्छे पीएचडी लेवल के स्कॉलर हैं, तो इनकी जब मैंने बुक देखी मुझे ये चीज अच्छी बहुत लगी थी, इसलिए मैंने स्टिकी पे लिख दी कि कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप उसमें ये एडिशनल डाल सकते हो कि डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तजा ने एक रैशनल दिया हुआ है, ठीक है, 5 लेवल्स का, या 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि जिसके थ्रू हम लोग ये बात बहुत इजीली एक किसी किसी को भी इस पे कन्विंस कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अनडिस्प्यूटेडली द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। ठीक है, ये आपको वैसे एक सप्लीमेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है ना, राइट ये आप मैम। कहीं पे भी फिट कर लो तो अच्छा हो जाएगा। बाकी अभी टॉपिक पे हम जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, उनकी जर्नी जो है ना फ्रॉम बर्थ टू डेथ, उसको क्या कहते हैं? सीरत। ठीक है, उनकी लाइफ के 63 ईयर्स थे, 53 मक्का में गुजरे और 10 मदीना में गुजरे। फिर अगर हम प्री प्रॉफिटहुड कहें तो 40 ईयर्स, ठीक है, और 23 ईयर्स जो है वो पोस्ट प्रॉफिटहुड है। उनमें से 13 मक्का में गुजर गए थे, और सिर्फ 10 जो थे वो मदीना में गुजरे हैं हिजरत के बाद। तो ये एक हमने इसको क्लासिफाई किया। ठीक है, फिर ये एक आयत लिखी हुई है कि इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह यू हैव एन एक्सेलेंट एक्सेलेंट एग्जांपल। ठीक है ना, और ये आप कर लोगे। फिर ये आगे जो मैंने आगे डिस्कस करना है उसी को मैंने यहाँ पे पहले एक बार इनलिस्ट किया है। अब हम करते हैं डिस्कस। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक डिप्लोमैट कैसे थे, अच्छे डिप्लोमैट कैसे थे। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए ना कि वो अच्छे डिप्लोमैट कैसे थे, तो आपने क्या क्या एग्जांपल्स देनी है। सबसे पहले आपने मक्का के लेवल पे बताना है कि कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं या इंसिडेंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि ही वाज एन एक्सेप्शनल डिप्लोमैट। ठीक है ना, तो आपके पास सबसे पहले हिल्फ अल फजूल। हिल्फ अल फजूल क्या है कि हुआ ये था ना हिल्फ अल फजूल में कि, एक सेकेंड, हाँ, ये जो हिल्फुल फजूल है ना, ये पहले आपके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त प्रॉफिट नहीं थे। ठीक है ना, उससे पहले आपके पास एक मुझे एक सेकंड नाम नहीं याद आ रहा, हाँ, अब्दुल्ला इब्ने जुदान। अब्दुल्ला इब्ने जुदान के बीच घर के अंदर ना एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, ये हिल्फुल फजूल के नाम से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट द प्रोपोनेंट और लीडर ऑफ इट उस वक्त, मगर वो एक आप ये कह सकते हो कि उसको उन्होंने अटेंड किया था। ठीक है ना, हिल्फुल फजूल को। तो इस तरह आप लोगों के पास ये उसके उसके ना जब नबूवत आ भी गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो उनकी वफात थी उस वक्त तक ना इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते रहे। ठीक है, इसमें बेसिकली ये था कि आपके पास हर बंदा जो है ना उसको उसको आप कह सकते हो कि जैसे कॉन्फेडरेशन का कॉन्सेप्ट पता है आप में से किसी को, कॉन्फेडरेशन का? जैसे मैडम यूएई का सिस्टम है, दुबई का कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या होती है, अगर आपको मैं कहूँ कि आप मुझे एक दो लाइंस में बताओ। मतलब इसकी स्टेट्स बेसिकली जो, मतलब, बताएं मैडम बताएं।
हाँ देखो, आपके पास कन्फेडरेशन यही होती है ना कि आपके पास 4-5 कंट्रीज या स्टेट्स या मतलब जितना भी कोई नंबर वेरी कर सकता है, वो एक ऐसे उसमें आ जाएं, ऐसे एग्रीमेंट में आ जाएं कि वो अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करें, प्रिजर्व करें। ठीक है, मगर वो किसी कोवेनेंट के थ्रू, किसी एग्रीमेंट के थ्रू बॉन्डेड भी हो, मतलब वो किसी भी वक्त उसको खत्म कर सकते हैं, उससे अलहदा हो सकते हैं। ठीक है, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में यही फर्क है ना। अब आप लोग जैसे आपके पास पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, ये आप लोग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हो ना, तो ये इनकी इंडिपेंडेंस प्रिजर्व नहीं है ना। ये अल्टीमेटली सारे किस में जाके मर्ज करते हैं, पाकिस्तान में। ये उससे अलहदा हो सकते हैं कि नहीं? नहीं हो नहीं। सकते ना। मगर कॉन्फेडरेशन में आपके पास ये इंडिपेंडेंस होती है, आप किसी भी वक्त जो है वो इसमें से अलग हो सकते हो। ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं ये बताती हूँ कि उस वक्त ना जो आपके पास मक्का भी था ना, जो अरब था, अरब में बेसिकली आपके पास कुरैश के ही ना डिफरेंट क्लैंस थे। ठीक है ना, जैसे बनु हाशिम वगैरह, ठीक है, बनु मुतलिब, बनु असद, इस तरह से बनु तैम, ये आप लोग देख लेना, तकरीबन 5 इनके आपके पास क्लेंस थे। ठीक है ना। तो उस वक्त उन क्लेंस के बीच में पीस मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, उसको उधर एक लीडिंग आपके पास जो बंदा था ना, अब्दुल्ला इब्ने जुदान, उसके घर में बेसिकली ये एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है ना, कि आपके पास एक तो हम लोग आपस में पीस मेंटेन करेंगे, ये जितने भी आपके पास सारे क्लैंस हैं, ठीक है, एक कॉन्फेडरेशन की फॉर्म में ये बन गए थे कि हम लोग सारे इकट्ठे इस चीज के ऊपर रहेंगे कि हम लोग एक तो आपस में पीस मेंटेन करें, दूसरा हम लोग के अपने जो ऑप्रेस्ड लोग हैं ना, ये नहीं है कि एक कबीले ने दूसरे का पकड़ के मार दिया, पहले ने दूसरे का मार दिया। ठीक है, वो ये उन्होंने कहा कि ये एक हमारी कॉन्फेडरेशन बन गई है कि हम लोग एक बॉन्डेज या एक कोवेनेंट के थ्रू इस तरह लिंक रहेंगे कि हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और हम में से कोई भी किसी वीक के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। ठीक है ना, कोई जहाँ पे दूसरे से स्ट्रांग है, चाहे वो कबीले के लेवल पे है या चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे, एक की तरफ से दूसरे पे जुल्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये एक तरह की कॉन्फेडरेशन आप कह सकते हो कि बनाई गई थी इस एग्रीमेंट के थ्रू, हिल्फुल फजूल के थ्रू। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को कुछ इसका आइडिया क्लियर हुआ है कि ये क्या हुआ था? उधर का जो बहुत बड़ा एलीट था ना उस वक्त, अब्दुल्ला इब्न जुदान, उसके घर पे सब क्लैंस के हेड बैठे थे और उन्होंने कहा था कि हम लोग इस तरह का एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम में आइंदा से कोई किसी पे जुल्म ना करे जो दूसरे से स्ट्रांग है, चाहे वो क्लैन के लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, और हम लोग इस चीज पे सारे बॉन्डेड हैं, वी आर बाउंड टू फॉलो इट। तो ये काइंड ऑफ कॉन्फेडरेशन की कॉन्सेप्ट, जो आप लोगों का मॉडर्न कॉन्फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है ना, उसके इर्द गिर्द ये चीज घूमती है। कुछ क्लियर हो गया अब इसका कॉन्सेप्ट? यस मैम। समझ आइए। अब ये ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की बात है। ठीक है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि वो हमेशा एंड तक ये कहते रहे कि मुझे ये बहुत ज्यादा प्यारा है, ये देखो ये उनके अपने वर्ड्स हैं कि आई विटनेस्ड अ कोवेनेंट, देखो विटनेस्ड का लफ्ज है, ठीक है, इन अब्दुल्ला इब्ने जुदान हाउस, दैट दैट इज मोर बिलवड टू मी देन अ प्राइस्ड कैमल। ठीक है, प्राइस्ड कैमल अरब में बहुत बड़ी एक चीज समझी जाती थी ना। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो बहुत ज्यादा कीमती है, जितना किसी को एक प्राइस्ड कैमल अजीज होगा, मुझे वो उससे भी ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब आप लोग ये देखो कि मुस्लिम माइग्रेशन जो टू एबिसिनिया इथियोपिया है, ठीक है, नीगर्स की तरफ 615 टू 617, उसके लिए हाँ अच्छा हमजा नहीं, जाबर, जाबर इब्ने अबी तालिब थे। ठीक है, जाबर इब्ने अबी तालिब उनका नाम था। ठीक है, ये मैं आपको बता रही थी ना, उन्होंने जाके ट्रांसलेट ये किया था, हजरत जाबर ने, जो कुरान रिसाइट किया था। अब उनकी तरफ इनको जो एबिसिनिया में अजाइलम मिला। ठीक है, अब आप देखो, आपके पास नई नई नबूवत आई है और आपको जो है वो आपकी बात मानने वाले या उसको सपोर्ट करने वाले बहुत ही कम लोग हैं, जस्ट अ हैंडफुल ऑफ पीपल। आपका सारा अपना कबीला, आपके जो आपके अपने लोग हैं, आपका अपना मुल्क, वो सब आपके अगेंस्ट हैं। अब उधर ये सोचना कि हम किसी और से अजाइलम लें, और ये भी नहीं पता किससे लें, फिर एक 15 मुस्लिम भेजना, उसमें से फिर चूज करना कि कौन से बेहतरीन लोग हैं जिनको हम भेजें, और उनको भी फिर इतना इफेक्टिव वे सिखाना कि वो जहाँ के वहां पे कन्विंस करें और असाइलम ले आए। ठीक है, क्या ये बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की एग्जांपल है कि नहीं? यस मैम। मतलब दैट दैट वाज एन अचीवमेंट ना। तो ये आप यहाँ पे इस तरह से कोट करोगे। ठीक है, फिर जो ताइफ की जर्नी है, मतलब अभी आप सोचो कि आप नए नए नबूवत आई है, ठीक है, आपने पहले मुश्किल से अपने लिए असाइलम सिक्योर किया, आपको बॉयकॉट किया हुआ है। ठीक है, और अभी अभी आपके ऊपर से बॉयकॉट रिलीव हुआ है, फिर आपको आपका ईयर ऑफ सॉरो भी उससे एक साल पहले आता है, आपके ऊपर इतना कुछ गुजर गया है। स्टिल ये इंडेवर करना, ये इनिशिएटिव लेना कि हम एक नई जगह जाएं, जहाँ का आपको पता भी है कि वहाँ के लोग लोग जो हैं वो मिस्चीवियस हैं, वो आपको तंग भी करेंगे, स्टिल जाकर वहां पे बहुत पेशेंस के साथ उनको अपनी बात एडवोकेट करना,
ठीक है, ये एक डिप्लोमेसी की एग्जांपल है कि नहीं, कि समवन इज ट्राइंग टू गो एंड कन्वे देयर मैसेज देयर डिस्पाइट ऑल देयर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, तो ये भी आपके पास उनकी डिप्लोमेसी में आप इस तरह से कर सकते हो। एक तो ईयर ऑफ सॉरो से आप लिंक करो कि दो ही मस्ट बी वेरी डिस्टर्ब्ड इमोशनली, सो डिस्टर्ब्ड दैट ही वाज देन कॉल्ड टू मेराज। ठीक है, इवन अल्लाह ताला वाज ऑफ द व्यू दैट ही नीड्स टू बी कंसोल्ड, मगर स्टिल कीपिंग हिज इमोशंस असाइड, ठीक है, keeping all that he had to face aside, keeping all the reservations of mischief of the people of Taif, he went there and tried to advocate that। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हुई, आर्गुमेंट कैसे बनाओगे इस पे? ये सुन क्लियर क्लियर हो होगी। गया ना? फिर आपके पास अल काबा प्लेजेस आते हैं, वो भी आपके पास एक डिप्लोमेसी की एग्जांपल है। तो एक तो पहले अपने आप को इस तरह से, अपने एक नए दीन को इस तरह प्रेजेंट करना कि दूर से लोग आपके पास आ रहे हैं। और फिर देखो एट टाइम्स आपके पास लोग आते हैं, जैसे अब आप कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके पास कितनी इंक्वायरीज आती हैं, मगर क्या आप हर बंदे को हुक कर सकते हो जो आपके पास आपसे पूछ रहा है? एक दुकान पे कितने लोग आके प्राइस पूछते हैं, क्या वो सब कपड़े खरीद लेते हैं या चीज खरीद लेते हैं? नहीं ना। आप लोग इसी तरह से ये आर्ग्यूमेंट यहाँ बना सकते हो कि whenever we try to pitch something, ठीक है, whenever we try to sell something, whenever we try to try to convince someone or something, ठीक है, तो there are always there's always a possibility of that person deviating from it, that person not being convinced to it, that person just leaving it, ठीक है, uh, in the middle, ठीक है ना, हाफ वे। तो ये हमेशा पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो ये उनकी एक बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी की एग्जांपल थी कि उन्होंने इतना जल्दी, अभी नया दिन आया था कि वहां पे लोग दूर से खुद आ रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने, एंड देन उनको हुक करके सबको इस तरह से रखना कि वो मुसलमान हो के वापस जाए। कोई भी उनमें से ये ना हो कि नहीं मैं कन्विंस नहीं हुआ। ठीक है, उन्हें वो एग्जाम्पल शो करना कैरेक्टर की, डिप्लोमेसी की, उनको उस तरह से डील करना, ट्रीट करना, उनसे इस तरह बात करना कि वो सारे के सारे जिस पर्पज से आए थे वो उस पर उसी तरह कन्विंस होके जो दीन एक्सेप्ट करके गए। एंड सेकेंडली आप इस पे आर्ग्यूमेंट इस तरह भी बनाओगे कि देखो आप अ, अगर मैं कोई बिजनेस करती हूँ, ठीक है, तो मेरे बिजनेस की आप ईयरली सक्सेस कैसे देखोगे? अगर आज मैंने 10 चीजें बेची हैं, तो उसकी अगली, अगर सक्सेस है, अगर वो सक्सेसफुल बिजनेस है, तो वो नेक्स्ट टाइम कितना बेचेगा? 10 प्लस ना। तो देखो जी। इधर इनके पास 12 लोग आते हैं। ठीक है, पहली सक्सेस ये कि उन 12 का आना, दूसरी सक्सेस ये कि 12 के 12 का दीन एक्सेप्ट करके जाना, कोई भी उससे हटता नहीं है, डेविएट नहीं होता। और तीसरी सक्सेस ये कि पहले साल 12 आए हैं तो दूसरे साल कितने आए हैं? 75। 75। अब आपको ये चीज समझ आई कि इसको आपने डिप्लोमेसी से कैसे लिंक करना है? जी मैम। यस। ठीक है, एंड देन आपके पास अगला ये है कि ये तो आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स बना दी ना, तो आप इसको हेडिंग दे देना स्पेसिफिक एग्जांपल्स या इंसिडेंसेस की। फिर उसके अलावा कुछ उनके अपने एट्रीब्यूट्स थे। एट्रीब्यूट्स ये थे ना कि एक तो वो डिप्लोमेट्स को भेजते भी थे और रिसीव भी करते थे। ठीक है ना, और उन्होंने स्पेशल एक जगह बनाई हुई थी जिसको कहते हैं दारुल जैफान। ठीक है, दारुल जैफान ये गेस्ट हाउस था डिप्लोमेट्स के लिए, कि किसी और मुल्क से हमारे पास कोई डिप्लोमेट आ रहा है ना, उसके लिए। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात होगी आपके पास कि डिप्लोमेट्स भेजना और एक्सेप्ट करना, रिसीव करना, जो आज भी आपके पास किया जाता है। अगर आप में से कोई फॉरेन सर्विस में जाएगा ना, तो यू विल बी अ मॉडर्न डेज डिप्लोमेट। तो ये उस वक्त से वो करते थे। देन आपके पास स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्होंने ना आपके पास ये किया था कि एक एग्रीमेंट कर रखा था, क्लियरली ये कह रखा था कि अगर हमारे पास कोई डिप्लोमेट आएगा, ठीक है, तो हम लोग उसको बिल्कुल भी देखेंगे कि पूरी तरह से उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, मगर अगर हमारा डिप्लोमेट भी कहीं जाएगा, ठीक है, तो उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम फिर उस स्टेट जो है उसको, उसके लिए एक आप कह लो कि कल्प्रिट ठहराएंगे अगर हमारे डिप्लोमेट को भी उस स्टेट में कोई नुकसान पहुंचा। तो रोम में जो है ना वो मर्डर किया गया था मुस्लिम एनवॉय को। तो फिर प्रॉपर रोम के साथ इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट भी था और नेगोशिएशंस भी की गई थी बहुत ज्यादा हार्ड स्टैंड के साथ। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा, उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी के लिए भी और दूसरों के डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी इंश्योर कराने के लिए भी क्लियर वहां पे मैसेज जो है वो दिया हुआ था। ये क्लियर प्रिंसिपल था जो मुस्लिम्स फॉलो करते थे। फिर एक लॉ ऑफ ट्रीटी था, पेक्टा सेंट सर्वांडा। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ ट्रीटी भी आपके पास जो है ना वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में डाला गया था, ये इसमें जो आपके पास सुलह हुदैबिया है। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रीटी में भी आपके पास यही था कि आपके पास अगर कोई ट्रीटी किसी के साथ की जाएगी ना, तो हमारी तरफ से कोई ब्रेक नहीं होगी।
ठीक है, तो ये भी आपके पास मुस्लिम की तरफ से एक जेस्चर था डिप्लोमेसी का। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंसेस भी बता दिए और कुछ प्रिंसिपल्स थे जो मुस्लिम्स फॉलो करते थे। ठीक है ना। अच्छा, अब हम आपको आगे बताते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये सारे जो है ना, ये मक्का के लेवल पे हैं। अभी अगर आप लोगों को मैं बड़ा बड़ा बताऊं ब्रेक करना, तो आपसे कैसे ब्रेक करोगे कि थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन में बताओगे सारी बात डिप्लोमेसी की। ठीक है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल थे। थोड़ा सा उसी चीज को अपने लफ्जों में आप इलाबोरेट करोगे। देन इंट्रोडक्शन के बाद आप पहली हेडिंग ये दो ना कि सम जनरल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उसके बाद आप ये कहो कि इंसिडेंसेस फ्रॉम मक्का, फ्रॉम द लाइफ एट मक्का। ठीक है, एंड देन आप आगे आ जाओ कि इंसिडेंसेस फ्रॉम द लाइफ एट मदीना। अब आपको मैं मदीना का बता देती हूँ। मदीना में बेसिकली आपके पास सबसे पहले ये था ना, मैंने आपको भी बताया था ना कि मदीना में कुछ कबाइल थे। ठीक है, तो अब उन कबाइल में आपके पास कौन कौन था, ये मैं बेसिकली एसआर की बात नहीं करी। ठीक है, तो आपके पास था उसमें, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक सेकंड, जिस मुझे अपना चार्जर आप लोग कनेक्ट करने दें, बिकॉज माय फोन विल शट डाउन एनी टाइम। अच्छा ठीक है, हाँ। अब आपको मैंने बताया था ना कि बेसिकली वहां पे ये ज्यादा यहूदियों के कबाइल थे। वहां पे ना आपके पास ये कबाइल थे, ओस, नादिर और कुरैजा, ये एक कैंप में थे। और जो आपके पास खजराज और कैनुका थे ना, वो एक कैंप में थे। ठीक है, इनमें आपके पास ना ये औस की खजराज और कैनुका से बहुत लड़ाई थी। इनके बीच में आपके पास एक प्रॉपर बैटल ऑफ बुआत भी हुई थी 617 में। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। तो आपके पास जो कैनुका है उसको स्पेशली नहीं, बल्कि कुरैजा को आपके पास में यहाँ से निकाला गया था मदीना से। ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो इन दो की ना आपके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉपर सुलह कराई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पीस है ना, पीस इंश्योर कराना, ये मदीना में सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ठीक है, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, के इतना डाइवर्स मदीना था जब हिजरत कर गए ना मदीना में, वहां पे ये जो आपके पास डिफरेंट कबाइल थे, दो के ये थे भी नॉन मुस्लिम्स, पर इनके बीच में भी इतने डाइवर्स कबाइल में उन्होंने यूनिटी क्रिएट की। ठीक है, एक पीसफुल मुल्क इंश्योर कराया, एक पीसफुल जगह इंश्योर कराई। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। फिर आपके पास सुलह हुदैबिया और बैतुल रिजवान। बैतुल रिजवान में ये हुआ था कि बेसिकली आपके पास मुस्लिम्स, आप लोगों को पता है ना कि हज करने गए, उनको रास्ते में रोक लिया गया था। एंड देन हजरत उस्मान गए थे एडवोकेट करने, और हजरत उस्मान की ना एक डेथ का र्यूमर आया था, और मुस्लिम्स ने वहां पे एक दरख्त के नीचे बैत की थी, प्रॉमिस किया था कि हम इसको अवेंज करेंगे, बदला लेंगे। ठीक है, तो वो जो उन्होंने ये अहद किया ना कि हम बदला लेंगे उनकी डेथ का, ठीक है, अगर उनकी डेथ हो गई है तो हम बदला लेंगे, उसको क्या कहते हैं? बैतुल रिजवान। तो बैतुल रिजवान इन इट सेल्फ एक डिप्लोमेसी की एग्जांपल इस तरह है कि जब मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव वहां गया और ये डेथ र्यूमर था कि उसकी डेथ हो गई है, तो सब मुस्लिम्स को इस बात पे एक जगह पे लेके आना कि अगर ऐसा हुआ है तो हम अवेंज करेंगे। ठीक है, दो के मुस्लिम उस वक्त कम थे, वो सिर्फ एक ग्रुप आया था हज के लिए, पीछे उनका बाकी तो सारा जो लोग थे, ठीक है, कम्युनिटी थी, वो तो मदीना में थी। मगर उन्होंने कहा कि हम यहाँ भी खड़े हैं, तो हम यहाँ पे जो जो होगा, जैसे होगा, हम बदला लेंगे, अवेंज करेंगे। तो एक तो ये बैत खुद एक डिप्लोमेसी की एग्जाम्पल है ना, कि आप सब यूनिफाइड हो, आपका पूरा ग्रुप यूनिफाइड यूनिफाइड है इस बात पे। फिर आपके पास अगली चीज, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, जब ये क्लियर हो गया ना कि हजरत उस्मान को मारा नहीं गया, तो फिर उन्होंने आके कहा, जो आपके पास ये थे आपके मक्का के लोग थे, ठीक है, कफार वगैरह, उन्होंने ये कहा कि आप इस साल ना करें हज, आप अगले साल हज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कुछ और कंडीशंस ये रखी थी कि एक प्रॉपर ना पैक्ट बन गया था, एक ट्रीटी ऑफ हुदैबिया डेवलप हुई थी उनके बीच में। ये ट्रीटी थी कि आप लोग एक तो, अगर कोई आपकी तरफ यहाँ से जाता है मक्का से और इस्लाम कबूल करना चाहता है, तो आप उसको वापस भेजेंगे, बट अगर आपका कोई बंदा हमारी तरफ आता है तो हम उसको वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है, इसी तरह के आपके पास कुछ और इसमें एग्रीमेंट्स थे, ये मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी इसकी। तो ये एक जो सुलह हुदैबिया या ट्रीटी ऑफ हुदैबिया यहाँ पे होती है ना आपके वर्स्ट एनिमीज से,
देखो अभी कुछ साल पहले तक वो आपके वर्स्ट एनिमीज थे, आपको इतना नुकसान पहुंचा रहे थे, आपको बॉयकॉट किया, आपको उनकी वजह से माइग्रेट करना पड़ा। बट अब आप उनके साथ बजाय लड़ने के, पहले बैत थी कि लड़ाई होगी, मगर अब आपने जैसे ही आपको पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी डेथ नहीं हुई, आपने दो कि वो आपको हद से भी रोक रहे हैं, आपने वहां पे उनसे एक एग्रीमेंट कर लिया। और वो एग्रीमेंट बाद में आपके लिए फिर बहुत बेनिफिशियल साबित होता है, इवन उसको तोड़ते भी ये खुद ही हैं, ठीक है। और उसके लॉन्ग रन पे आपके लिए बहुत अच्छी इम्प्लीकेशन होती हैं। उससे फिर ये हो जाता है कि आपके पास बहुत से लोग ना जो मक्का में मुसलमान रह रहे होते हैं, वो बहुत पीसफुली रह सकते हैं उसके बाद से, ठीक है। ओपनली वो दीन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसका क्लॉज होता है कि उनको तंग नहीं किया जाएगा। तो ये इसके ओवरऑल बहुत सारे फायदे भी हो जाते हैं। तो ये भी आपके पास एक बहुत अच्छी उनकी एडवोकेसी की या डिप्लोमेसी की एग्जांपल है। फिर फॉरेन लीडर्स के साथ कोरिस्पॉन्डेंस, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लेटर्स लिखे थे। एबिसीनिया में नीगस को लिखा था और उसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। इजिप्ट और रोम के जो लीडर्स थे उनको लिखा था, उन दोनों ने खत जो है ना उसको दो के रिस्पेक्ट किया था, मगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, इस्लाम। और जो पर्शिया का लीडर था ना उसको भेजा तो उसने क्या किया था, फाड़ के फेंक दिया था, जो परवेज कुश्तो था, ठीक है। तो लेटर ऑन फिर उसका आपके पास बहुत बुरा अंजाम भी होता है। मगर बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि वो बहुत अच्छे से अपने इर्द गिर्द जो फॉरेन कंट्रीज थे उनके लीडर्स से भी कोरेस्पॉन्डेंस में थे। फिर डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल फॉलो करते थे, इनवॉइस को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था। इसकी ये एग्जांपल देखो, इतना रिस्पेक्ट कि 9 AH जो हिजरत के बाद 9वां साल नहीं होता, 9वां साल, उसका नाम ही आमल वफूद रखा जाता है। आमल वफूद का मतलब है वो साल जो कि है ईयर ऑफ, आप इनवॉइस या ईयर ऑफ डिप्लोमेट्स कहते हो। तो इसमें ये देखो आप लोग, एक तो यहाँ पे मैंने बताया था कि दारुल जैफान है, उनके लिए स्पेशल गेस्ट हाउस है। दूसरा, उनको ये सिक्योरिटी दी जाती है कि आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर उनको कोई भी नुकसान पहुंचता है। तीसरा, इतना ज्यादा इनवॉइस एक्सेप्ट किए गए थे 9 AH में, इतने इनवॉइस आए थे इनके पास कि उसको नाम ही ईयर ऑफ इनवॉइस दे दिया गया, ठीक है, आमुल वफूद। फिर आपके पास एक बंदा आया था, उर्वा इब्ने मसूद। उर्वा इब्ने मसूद आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पकड़ ली, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम एक एनवॉय ना होते तो मैं तुम्हें डेथ की सजा दे देता, जितने तुम मेरे साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो, ठीक है। फिर उसी तरह मुस्लिमा आपके पास एक बंदा था जो प्रॉफिटहुड क्लेम करता था, ठीक है। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एनवॉय भेजा और उसने ये कहा कि फ्रॉम मुस्लिमा द मैसेंजर ऑफ अल्लाह टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर के ऊपर ये पढ़ा ना, तो उसने कहा कि आई स्वेयर आई वुड सेंटेंस यू टू डेथ इफ इनवॉइस हैड नो इम्प्यूनिटी। तो उन्होंने उस उनके इस इनवॉय को क्या कहा कि मैं तुम्हें मौत की सजा देता अगर इनवॉइस की इम्प्यूनिटी ना होती। तो उन्होंने उधर भी इम्प्यूनिटी का इवन ख्याल रखा, जहाँ पे खुद प्रॉफिट को डिनाई किया जा रहा है फाइनलिटी को, ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे हो कि कितना पेशेंस बढ़ता जा रहा था उनके साथ। तो मदीना में बेसिकली एक ये भी चीज हो गई। फिर उसके अलावा ये था कि डिप्लोमेट्स को भेजने के लिए ना प्रॉपर सिल्वर सील बनाई गई थी जब भी कोई लेटर भेजा जाता था, उस पर लिखा होता था मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब आप लोग देख सकते हो कि मक्का मदीना में क्या क्या था। बेसिकली मक्का में आपने दो चीजें बतानी है कि आपके पास किस तरह डिप्लोमेट के लिए प्रेपरेशन की गई, उन्हें एक्सेप्ट किया गया, आपके पास लॉ ऑफ ट्रीटी था, और आपके पास किस तरह जो डिप्लोमेट्स है उनके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रोटेक्शन की। ये चीजें मक्का से ही शुरू हुई हुई थी। और स्पेसिफिक इंसिडेंसेस अगर देखें तो आपके पास मक्का में क्या क्या थे, एक तो आपने स्टार्ट उससे करना है, आपका जो ये है हिल्फुल हिल्फुल फजूल। फिर आपके पास मुस्लिम माइग्रेशन आ जाती है, फिर ताइफ की जर्नी, फिर अल काबा प्लेजेस वगैरह आ जाते हैं। और मदीना में आप आ जाओ तो वो आपके पास जो डिफरेंट कबाइल हैं उनके बीच में यूनिटी क्रिएट करना, डिस्पाइट देम बीइंग वेरी डाइवर्स। फिर आपके पास ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, बैतुल रिजवान, फिर फॉरेन लीडर्स वगैरह के साथ जो मामला है। और थोड़ा सा आप इसमें बताओगे जो आपके पास आमुल वफूद का 9 ऑफ द हिजरी का साल है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, आप लोग लिख लोगे इसके ऊपर कि वो कैसे डिप्लोमेट थे, उसकी क्या एग्जांपल्स है मक्का में, क्या मदीना में, क्या ओवरऑल प्रिंसिपल्स वो फॉलो करते थे। यस मैम। और इसके क्रिटिकल एनालिसिस में ना आप इसको आज के जमाने से भी कनेक्ट कर सकते हो कि आज का ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। आज दुनिया जो है वो आपके पास नेटवर्किंग की, कनेक्टिविटी की इंपॉर्टेंस को अप्रिशिएट करती है। दुनिया में मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस एक्सेट्रा, ठीक है। दुनिया में जो आपके पास बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके बीच में ज्यादातर कम्युनिक होती है, ठीक है। और आप लोग ये बता सकते हो कि किस तरह से आपके पास पाकिस्तान के अपने अंदर एक प्रॉपर
डिप्लोमेटिक सिस्टम है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल दुनिया में फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोगों को उसी वक्त देखने को मिलती थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हो एक चीज और, कि अभी आप लोगों ने रिसेंटली कनाडा वाली चीज फॉलो की थी। मेरे एग्जाम में ये वैलिड नहीं थी, वैसे आप लोगों को आपके एग्जाम में बता रही हूँ। जब आपके पास कनाडा में वो किसी उसको मार दिया था, सिख को, जो उनका कोई वही एनवॉय था, अ, खालिस्तान इंडिया मूवमेंट का। के चलते। अभी रिसेंटली इंडिया इंडिया मतलब इंडिया वाज बीइंग ब्लेम, ठीक है। तो ये आपने देखा था यस जब मैम। कोई खालिस्तान मूवमेंट का प्रोपोनेंट था वो बंदा, तो वो बेसिकली आप इधर ये भी कोट कर सकते हो ना कि रिसेंटली अब ये चीज हमें नजर आती है कि डिफरेंट मोटिव्स के लिए लोग जो हैं वो, फिर उसके 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 आउटकम के तौर पे ये भी हुआ था ना कि इंडिया ने अपने सारे कैनेडियन जो ऑफिशियल्स थे, डिप्लोमेट्स थे, उन सबको निकाल दिया था वहां से। एंड देन कनाडा ने भी एज अ रिस्पॉन्स अपने जो वहां पे डिप्लोमेट्स थे उनको वापस बुला दिया और इंडिया वालों को निकाल दिया था। ये सारी आप लोगों ने फॉलो की चीज। जी मैडम, वो हरदीप सिंह था शायद इस तरह को। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक हरदीप सिंह, मुझे एग्जैक्टली क्योंकि हमारे एग्जाम के बाद की बात है, बट मैंने इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा देखा था। तो आप इसमें देखो, क्रिटिक में उससे भी लिंक कर सकते हो कि आजकल ये होता है कि अगर दो कंट्रीज हैं, उनकी आपस में कोई अनबन होती है, तो द एनवॉयज आर मोस्ट वल्नरेबल, ठीक है ना। दे आर मोस्ट लाइकली टू बी मिसट्रीटेड, दे आर मोस्ट लाइकली टू बी एक्सपेल्ड, ठीक है। दूसरा आप ये कह सकते हो कि प्रोटेक्शन उस तरह नहीं है, ठीक है, एनवॉयज की। तो आप ये वाली बात करोगे कि अगर हम इस्लाम की लाइट में देखें, तो इस्लाम में इतना बुरा बुरा, जो ये मुस्लिमा वाली एग्जांपल है, या जो आपके पास ये उर्वा वाली एग्जांपल है, कि खुद जो लीडर था, ठीक है, जो वो लीडर है, डायरेक्टली उसके पास जाके दे वर बीइंग मिस्चीवियस, दे वर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, बट इवन द लीडर डिड नॉट से एनीथिंग टू देम, ठीक है, लीव अपार्ट द अदर पीपल ऑफ दैट कंट्री या दैट कम्युनिटी, ठीक है। खुद लीडर ने उनको इम्प्यूनिटी दी हुई थी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, बाकी तो लोगों का कुछ कहना तो दूर की बात है। तो आप ये इस्लामिक सिस्टम का कंपैरिजन कर सकते हो कि इस्लाम ये आइडियल सेट करता है, और अगर दुनिया इनको अडॉप्ट कर ले तो ये मसले ही खत्म हो जाए, ठीक है। कुछ आपको ये समझ आ रही है कि आप कैसे लिंक कर सकते हो इस्लाम की लाइफ में इसको। यस मैम। तो थोड़ा सा ना क्रिटिकल एनालिसिस बनाया करो। अच्छा, अब हम एजुकेशनिस्ट देखते हैं तो वो कैसे एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट भी थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वे ऑफ टीचिंग था ना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो उसमें बहुत ज्यादा विजडम था। फिर वो इंक्लूसिव होता था, ये नहीं कि मतलब वो सिर्फ बोलते ही जाएं, वो आप मतलब हर बंदे को साथ इंक्लूड करते थे, पूछते थे कि आर यू गेटिंग इट, ठीक है, कोई क्वेरी होती थी वो लेते थे, ठीक है, वो एग्जांपल्स देते थे डे टू डे लाइफ से। तो ये उनका एक इंक्लूसिव तरीका था, हर बंदा इंक्लूड किया जाता था जो ऑडियंस में होता था। फिर वो बहुत सिंपल था, तो उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते थे, ठीक है। ही ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स। बहुत जेस्चरल था, ठीक है, हाथों से बताना, ठीक है, आंखों से, इस तरह उनकी उनकी जेस्चरल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। फिर इट वाज हम्बल, ठीक है, वेरी हम्बल। उसमें ये नहीं होता था कि मैं आई एम द लीडर एंड आई एम स्पीकिंग, कोई इस तरह नहीं बोलेगा या कुछ, ठीक है। उसमें एक ह्यूमिलिटी थी। फिर ही वाज काइंड, ही वाज सॉफ्ट। फिर उसमें एक ओपननेस थी, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, उसमें ओपननेस थी। उसके लिए ये आप देखो कि जाबिर बिन अब्दुल्ला ने ना एक दफा इनहेरिटेंस के बारे में पूछा, ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा वेट करूंगा इनहेरिट उसके लिए, रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कुछ पूछा ना इनहेरिटेंस के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, कहा कि मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि मुझे वही आ जाए। ये नहीं होता था कि मुझे अब ये चीज नहीं आती तो मैं आपको इसके लिए कोई भी ऊटपटांग जवाब दूंगा। वो ये कह देते थे कि मैं इसको चेक करके बता दूंगा, वेट कर लूंगा, अल्लाह ताला बता देंगे मुझे तो मैं जवाब दे दूंगा। तो ये बस ओपन इन दैट, फ्लेक्सिबल इन दैट, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये है कि सीकिंग यूजफुल नॉलेज। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, ये उनकी एक दुआ लिखी हुई है, ओ गॉड आई प्रे फॉर यूजफुल नॉलेज एंड सीकिंग यूजफुल नॉलेज के अलावा अवॉइडिंग यूजलेस नॉलेज, ये भी उनकी दुआ है। ओ गॉड आई सीक रिफ्यूज फ्रॉम यूजलेस नॉलेज। तो ये भी आप उसमें देखोगे उनके एजुकेशन वाले उसमें कि वो यूजफुल नॉलेज सीख करते थे और वही आगे फैलाते थे, और यूजलेस नॉलेज से वो पनाह मांगते थे। ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स में दुआ लिखी हुई है। देन अप्स एंड डाउन्स थे उनकी वॉइस में, अप्स एंड डाउन्स थे, ठीक है। और फिर वो पॉन्डरिंग बहुत करते थे, और ये एक हदीस है कि पॉन्डरिंग फॉर अ मोमेंट इज बेटर देन डिवाइन सर्विस फॉर द होल नाइट। एक लम्हे के लिए गौर व फिक्र करना पूरी रात इबादत करने से बेहतर है, ठीक है।
अच्छा सॉरी, ये कहाँ चला गया? अच्छा, ये भी हो गया। फिर आपके पास ये देखो, बैटल ऑफ बदर में, ये कुछ अब स्पेसिफिक एग्जांपल्स बता रही हूँ, ठीक है? ये तो आपके पास हो गया ना। बैटल ऑफ बदर में आपके पास ऐसे था कि, अच्छा हाँ, एक मिनट, आपको एक दो चीजें यहाँ भी मैंने लिखी हुई है कि आपके पास ना, जो हम्बलनेस वाली बात बताई है उसमें भी एक एग्जांपल है कि एक दफा ना अबू रिफा ने इनको इंटरप्ट किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बिल्कुल भी उस पे इस तरह से अपना वो नहीं शो किया था कि मैं उसको माइंड कर रहा हूँ या खफा हो रहा हूँ उस पे, ठीक है ना? तो ये आप इस पे एक एग्जांपल दे सकते हो इनकी हम्बलनेस के ऊपर, ठीक है? और ये अब आप देखो कि एग्जांपल हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, कि उनकी जब वे ऑफ टीचिंग था उसकी, एज अ टीचर अगर हम देखें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तकरीबन आपके पास 12-13 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। सबको आप खोल दो, कुछ में इंसिडेंसेस भी दिए हुए हैं, कुछ में मैंने उनकी स्पेसिफिक दुआएं दी हुई हैं, वो आपने लिखनी है, बाकी आपने पैराग्राफ को स्ट्रक्चर कर लेना है। स्पेसिफिक एग्जांपल्स में सबसे पहले बैटल ऑफ बदर है, ठीक है? बैटल ऑफ बदर में ना रैंसम ये रखा गया था कि अगर किसी कैदी को छुड़वाना है तो उसने क्या करना होगा, 10 बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? तो एक तो आप ये लिखोगे। फिर उसके अलावा मदीना के अंदर 9 स्कूल मॉस्क खोले गए थे। कितने स्कूल्स? 9 स्कूल मॉस्क, ठीक है? फिर वुमेन जो है उनको भी पढ़ाया जाता था स्कूल में, औरतें भी उस स्कूल में पढ़ती थी। फिर आपके पास दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ खुली? उसको कहते हैं सफा यूनिवर्सिटी। वो पहली पहली यूनिवर्सिटी दुनिया की कहाँ खुली? वो भी वहीं पे खुली, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही खोली, अरब में, ठीक है? सफा यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले जो थे वो कितने सहाबा थे? 80 सहाबा, उनको कहते होते हैं आपके पास असहाबे सफा। क्या? असहाबे सफा। 80 सहाबा ने ही पहले स्टार्ट की थी, पहले जो इसका पहला बैच था। फिर आपके पास एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो थे ना उनके, वो ये था कि ये आपके पास बहुत ज्यादा अ, आपको एक पोएट्री, और अरब में बहुत ज्यादा पोएट्री और रेटरिक था ना, तो उससे शिफ्ट किया गया था यूजफुल नॉलेज की तरफ। फिजिक्स, अरिथमेटिक्स, इस्लामिक लॉ, मेडिसिन, आर्करी, फॉरेन लैंग्वेजेस से सीखने को कहा गया था सहाबा से। बेसिकली ये भी एक आपके पास चीज है। कुछ तो एग्जांपल्स होगी ना सोफा यूनिवर्सिटी की, ठीक है, 9 स्कूल्स की, बैटल ऑफ बदर के रैंसम की। साथ आप ये बताओ कि किस तरह उनके एजुकेशन में एक शिफ्ट नजर आता था। ये एक टिपिकल वो वाली एजुकेशन नहीं थी जो इनसे पहले लोग कहते हैं ना कि ये आपके पास उम्मी है, ये पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, और हम पढ़े लिखे हैं। वो जिसको पढ़ा लिखा कहते थे वो होता था पोएट्री और आर्ट और इस तरह की चीजें। इन्होंने ये सिखाया साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, अरिथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, आर्करी, इस तरह की चीजें। और दूसरा, उन्होंने अपने सहाबा से कहा कि आप फॉरेन लैंग्वेजेस सीखें ताकि आप एज डिप्लोमेट्स जाएं तो अपनी बात आगे फैला सकें, ठीक है, सक्सेसफुली। ये क्लियर हो गया आपको? अब आप लोग एज डिप्लोमेट और एज एजुकेशनिस्ट बता सको कि कुछ ना कुछ। यस मैम। ठीक है, अब आपको मैं एज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट बता देती हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप ये देखो कि उनके प्रिंसिपल्स ऑफ वॉरफेयर क्या थे, ठीक है? एक तो ये था कि ही नेवर अप्रोच्ड फर्स्ट, वेटेड फॉर एनिमी। मतलब कभी वॉर में ऐसे नहीं होता था कि जाके पहले वो शुरू कर दे, हमेशा पहले एनिमी शुरू करता था और वो डिफेंड करते थे। फिर दे वर नेवर ब्रूटल, मतलब बस किसी को अगर मारने की जरूरत पड़ गई ना तो मार दिया। वो भी मैंने आपको बताया था कि इतनी सारी वॉर्स हुई थी इनकी, और उसमें आपके पास अराउंड 3 समथिंग या कुछ इस तरह 300। फिगर बनते हैं, मैं आपको दोबारा बताऊंगी, ठीक है? वो क्योंकि वो वेरिइंग फिगर है ना, मैं आपको एक दो ऑथर्स के नाम के साथ बता दूंगी कितना फिगर था। तो उतनी तकरीबन डेथ्स थी। फिर मैंने आपको वो कंपेयर भी पीछे करके दिया था वर्ल्ड वॉर 1 के साथ, वर्ल्ड वॉर 2 के साथ, ठीक है? तो आप वो कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हो कि एक तो वो अननेसेसरली किसी को मारते ही नहीं थे। अगर मारे ना तो कफार में एक चीज ये थी कि वो जलाते थे डेड बॉडी भी, उसके टुकड़े कर दिए। ऐसी चीजें इस्लाम में नहीं थी, ठीक है? बस एक वार में मर गया जो, बस उसे मार दिया, दैट्स इट। फिर चिल्ड्रन और वुमेन को इम्प्यूनिटी दी जाती थी। अगर रात के वक्त पहुंचते थे ना तो हमला नहीं करते थे, सुबह हमला करते थे। थेफ्ट नहीं था, मतलब किसी जगह पे आपने सारा कब्जा कर लिया तो ये नहीं कि आप लूट मार शुरू कर दो उनके घरों में जाके, ठीक है? थेफ्ट नहीं था। घरों में नहीं घुसते थे, बच्चों को औरतों को नहीं मारते थे, बुजुर्गों को नहीं मारते थे। फिर एनवॉयज जो होते थे उनको कभी किल नहीं किया जाता था, ये जो आपके पास डिप्लोमेट्स होते थे ना उनको। फिर कैप्टिव जो होते थे, मतलब अब आपने प्रिजनर्स आप ले आए हो, ठीक है, कैदी ले आए हो, कैदियों के साथ जुल्म नहीं किया जाता था और उनके साथ काइंड रहा जाता था।
फिर ये देखो, ये एक हदीस है कि डू नॉट किल अ वाउंडेड, ये देखो, डू नॉट किल अ wounded पर्सन नॉर रन आफ्टर अ फ्लीइंग वन और किल अ कैप्टिव, के मतलब ना तो जख्मी इंसान को कत्ल करो, ठीक है, अगर कोई जख्मी हो गया इस हाल में कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो आप उसे कत्ल नहीं करोगे। सेकंड, कोई भाग रहा है तो उसके पीछे नहीं भागोगे, उसे भागने दोगे। और अगर कोई कैप्टिव है आपके पास, कोई कैदी है, तो उसे आप कत्ल नहीं करोगे, वो सिर्फ कैद में रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट आपके पास ये है कि, अच्छा ये कुछ थोड़ा सा देख लो कि जो मॉन्क्स वगैरह होते थे ना मोनास्ट्रीज में, मॉन्क्स वगैरह रिलीजियस लीडर्स होते थे, उनको नहीं मारा जाता था। जो इबादत कर रहे होते थे मॉन्क्स वगैरह, उनको नहीं मारा जाता था। वर्शिप की प्लेस पे कोई भी है, कोई मस्जिद में है, मंदिर में है, दरगाह में है, किसी में भी है, तो आप उनको, गिरजाघर वगैरह में उनको आप नहीं मारते थे। अच्छा, फिर आपके पास एनिमल्स और ट्रीज को नहीं खराब किया जाता था, मतलब एनवायरनमेंट को आप खराब नहीं करोगे अननेसेसरीली। कोई मर गया तो मर गया बाय चांस, पर आप स्पेसिफिकली, जैसे ये अब आजकल बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, उसमें इतनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह है, वो वाला हिसाब अलाउड नहीं था। फिर आप किसी बॉडी को प्लंडर नहीं करोगे, खराब नहीं करोगे डेड बॉडी को। जो कॉर्प्स है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है ना। वही वाली बात है कि उसको, डेड बॉडी को आपने खराब नहीं करना। ये देखो, whoever kills one who is under the pledge to a covenant shall not smell paradise, though the smell of paradise could be experienced at a 40-year distance from it। तो ये जो आप कह रहे हो ना कोवेनेंट वाली बात, कि जिससे आपका मुआहदा हुआ है, आप उसको नहीं मारोगे, या जो आपका कोई एनवॉय है उसको मारने पे ये कहा गया कि जो ऐसा करेगा उसे जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी। फिर आपके पास ये है कि कोई भी आपके पास डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी और लूटिंग नहीं की जाएगी, लूट मार नहीं करनी, ठीक है। तो ये सारे आपको मैंने कुछ प्रॉपर कोटेशंस दे दिए हैं। ये आपके पास, ये तो प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रॉपर उनके लफ्ज हैं, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको मिल रहे हैं ज्यादातर। फिर मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है? ये तो प्रिंसिपल्स हो गए ना वॉरफेयर के। आपने बताना है मिलिट्री स्ट्रैटेजी में पहली हेडिंग बनानी है प्रिंसिपल्स, उन सबको आपने सप्लीमेंट करना है विद कोटेशंस। और फिर आपके पास मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या होती थी? इसमें ना इन्होंने बड़ी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी, ठीक है ना। मतलब ऐसे करते थे कि, जैसे आप लोगों ने बैटल ऑफ ट्रेंच का सुना होगा, गजवाए खंदक का, कि उसमें उन्होंने ट्रेंचेस खोद दी थी कि एनिमी उन तक ना पहुंच सके। फिर इसी तरह वो ये करते थे कि वो लोकेशन बहुत अच्छी यूज करते थे, कि हम लोग थोड़ी ऊंची लोकेशन पे हो, किस जगह पे अपने अपना डेरा जमाया जाए, ठीक है, कि एनिमी जो है वो मिसलीड हो। फिर वो ये करते थे कि एक बार, आप लोगों ने सुना होगा, एक बैटल में उन्होंने ये किया कि सारे मुसलमान डिफरेंट टेंट्स में चले गए और उन्होंने वहां पे आग जला दी, जैसे खाना वगैरह पकाते हैं, ताकि एनिमी को लगे कि वो बहुत ज्यादा हैं, हालांकि वो उतने नहीं थे, ठीक है। मगर वो जब सेपरेट टेंट्स में सबने जा जा जाके बहुत से टेंट्स में आग जलाई, तो वो ये लगने लग गया कि वो बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक आपके पास, वो 630 जो है ना, नहीं बल्कि 10,000 लोग थे, वो 50,000 लगने लग गए थे, 630 टेंट्स में लोगों ने आग जलाई थी, ठीक है। तो ये आपके पास एक किया गया था। तो इस तरह की ना इनोवेटिव स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की थी। दूसरा ये था कि प्रेपरेशन हमेशा फूल प्रूफ करके जाते थे। फिर सीक्रेसी और एस्पियोनाज किया जाता था। एस्पियोनाज का ये मतलब होता है कि कोई ना अपने जासूस भेज देते थे एनिमी की तरफ, जो उन्हें खबरें ला के देते थे। फिर जो कंपेनियंस हैं उनकी तरफ बहुत काइंडनेस का मुजाहरा किया जाता था, सबका ख्याल रखा जाता था, जो आपके साथ आपकी टीम जा रही है ना उसका, तो उससे वो फिर उन सबके हौसले बुलंद रहते थे। और इंक्लिनेशन टूवर्ड्स रिकंसिलिएशन, कि हमेशा हमेशा एक इंक्लिनेशन क्या होती थी, अगर एनिमी रिकंसाइल करना चाह रहा है तो फिर आप लड़ोगे नहीं, फिर आप भी रिकंसाइल करोगे, इनकी हमेशा ये इंक्लिनेशन होती थी। बाकी ब्रेवरी है, और ये कि इनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट थी विद मिनिमल लॉस। ये अब मैंने आपको पहले 300 बताया था ना, ये आपके पास, जो आपके पास एक वो है, मॉन्टगोमरी वॉट, एक ऑथर है, उसने जो लिखा है ना, उसने लिखा है कि टोटल डेथ हुई थी 1058, एक वेस्टर्न ऑथर है। और उसको वो कंपेयर करती है कि 100 वॉर्स के अंदर, 100, वो कहती है 100 वॉर्स हुई थी, ठीक है, तकरीबन। और 2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो फतह किया गया था, और उसमें सिर्फ इतनी डेथ्स हुई हैं, ठीक है, 1058, उसने ये लिखा है। उसने इस तरह का प्रॉपर एक वो ड्रॉ किया हुआ है कि इतना एरिया पता किया, इतनी वॉर्स हुई और उसमें इतनी डेथ्स हैं। और फिर वो कंपेयर भी करती है उसको वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह से, वो मैंने पीछे फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कोट करके इस बंदी को, क्योंकि ये वेरिएंट फिगर है ना, और मैक्सिमम इसी बंदी ने बताया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, आप लोग देख लोगे देन। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, सॉरी, ओके देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है? हाँ,
अच्छा जी। नेक्स्ट आपको मैं पहले ये बता देती हूँ ना कि इसमें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसे थी। अब हमने पहले पढ़ा प्रिंसिपल्स, देन हमने देखा स्ट्रेटजीज क्या अप्लाई अप्लाई की थी ना। अब हम ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये था कि आपके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, जैसे आप लोगों को मैंने पहले शूरा का बताया था। शूरा जो थी, जो पार्लियामेंट थी, मैंने आपको कहा था ना कि एड हॉक बेसिस पे बनाई जाती थी शूरा, जी मैम। जो पार्लियामेंट थी। इसी तरह ना आर्मी भी जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज की गई थी ना, वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा के टाइम पे की गई थी। उससे पहले ना स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी आपके पास कि आपकी बनी बनाई आर्मी है। होता ये था कि आपके पास जब भी कोई जंग वगैरह की जरूरत है ना, तो उस वक्त आपके पास कुछ लीडर्स बनाए जाते थे, और बाकी उनको इस तरह से प्रॉपर ग्रुप से अलॉट कर दिए जाते थे। एड हॉक बेसिस पे आर्मी बनती थी। अब उसमें ये था कि कोई ना कोई कमांडर है, वो आर्मी को लीड करेगा। स्ट्रक्चर कैसा होता था? ट्राइबल स्ट्रक्चर, मतलब डिफरेंट ट्राइब्स होती थी ना, डिफरेंट कबीले होते थे। तो हर कबीला अपना फ्लैग लेके जाता था। जैसे आप लोगों ने वो देखा है, जो अभी अर्तुरुल आपके पास एक ड्रामा लगता होता था रमजान में, और लाइक 2 2 और 3 इयर्स बैक, अर्तुरुल गाजी एक लगता था। जी मैम। उसमें आपने देखा था वो अपने ट्राइब का फ्लैग लेके जाते होते हैं। जी जी। हाँ, तो दैट वाज द वे ना कि आपके पास जो मुसलमान है, देवर हैविंग मल्टीपल ट्राइब्स ना। तो वहां पे ये होता था कि कोई आर्मी बनी बनाई नहीं थी। एड हॉक बेसिस पे जब भी जंग करनी है ना, तो आपके पास डिफरेंट ट्राइब्स हैं, उनका एक लीडर बना दिया जाता था, और वो अपना फ्लैग लेके जाती थी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ भी किया था पेपर में, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ कैसे। फिर आपके पास इन्फेंट्री, कैवलरी और आर्टरी, ये बेसिकली आपके पास जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ टूल दैट दे होल्ड, ठीक है। और जिस तरह से वो कुछ उनमें से घोड़ों पे होते हैं, कुछ अपने पाँव पे जा रहे होते हैं। ये उस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं इन्फेंट्री, कैवलरी और आर्टरी में। इसकी मैं आपको देखती हूँ, अगर मुझे मिल भी जाए ना डायग्राम। हाँ, ये आपके पास इन्फेंट्री, कैवलरी और आर्टिलरी, इनकी ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट अ सेकेंड, मैं कोई इजी सी इसकी डायग्राम हो तो आपको भी दिखा देती हूँ। अच्छा, अभी इधर मैं वैसे डिस्प्ले नहीं कर सकती, मगर आप लोग तो ये सर्च करोगे इन्फेंट्री, कैवलरी, आर्टिलरी, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा बना हुआ कि बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स और बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांजिट, इनको हम डिवाइड करते हैं। जो आपकी आर्मी होती है ना, उसको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, ठीक है, ये वो होते हैं। और इसमें ना आप अगर पेपर में ड्रॉ करोगे ना इनकी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आप इस तरह करोगे कि आप डब्बे बना लोगे, एक में आप क्रॉस बना लो, एक एक में आप सर्कल बना लो, और एक में आप ट्रायंगल बना लो, और आगे आप की लिख लो कि क्रॉस जो है वो इन्फेंट्री है, सर्कल जो है वो आर्टिलरी है, और ट्रायंगल जो है वो आपके पास वो है कैवलरी हो गया, ठीक है। तो आपने उनको ये करना है कि एक जिस वे में मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बता रही हूँ ना, उस वे में प्लेस कर देना है। आगे आपने 4 5 क्रॉसेस लगा दिए, देन पीछे 4 5 सर्कल है, देन इसके पीछे ट्रायंगल। तो इस तरह आप ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो, मैंने ये ड्रॉ किया था पेपर में। तो बेसिकली अब मैंने आपको ये लेवल्स बताए ना आर्मी के, तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे ऑर्गेनाइज होते थे। 3 से 4 सफूफ बनाई जाती थी। सबसे पहले लेंसर, जिनके पास वो लंबा नेजा नहीं होता, नेजा, वो होते थे, ठीक है। उसके पीछे आपके पास ना आर्कर्स होते थे, वो अब आप लोग देखोगे, ठीक है, जिनके पास जो आपके पास देखो, जो आर्की नेजा, जैसे तीर अंदाजी जैसे आप लोग नहीं करते, वो जो पहले पहले मे भी आप में से किसी ने देखा, और टॉय के तौर पे, अब वो होता है कि नहीं ये नहीं मुझे पता, जो जो पीछे जिसमें से धागा खींचते हो आप लोग, स्ट्रेचेबल सा, और तीर निकल के जाता है, बो एंड एरो वाली जो चीज होती है, यस मैम। ये उस तरह वाली चीज है। तो उससे पीछे वो लोग होते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास ये जो आपकी सारी कैवलरी और आर्टिलरी, इन्फेंट्री है, उसको इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता था, ठीक है, फिर वन बाय वन इन मल्टीपल सफूफ। और सबसे आगे लैंसर्स हैं, देन आर्चर्स हैं, और देन आपके पास ये जो पीछे फिर 3 लेवल्स होते थे। तो ये आपने देख लेना है कि क्या 3 लेवल्स ऑफ आर्मी है, और किस तरह से सफूफ में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और कितनी सफूफ है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अब एक दफा इन नटशेल बताऊं ना, तो वो ये है कि एक एडहॉक आर्मी है, ठीक है, विद ट्राइबल क्लासिफिकेशन या सेग्रीगेशन। एवरी ट्राइब ब्रिंग्स इट्स ओन फ्लैग, ठीक है। और अरेंज कैसे करेंगे सफूफ पे, ठीक है।
तीन लेवल्स पे आप डिवाइड करोगे बेस्ड ऑन द टूल्स दे होल्ड एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और उसके बाद आपके पास अरेंज कैसे किया होता था, सपूफ में सबसे आगे नेज़े वाले होते थे, देन तीरंदाज होते थे, एंड देन पीछे जो बाकी टूल्स रखते थे उन सबको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता था इन मल्टीपल सफूफ। ठीक है, क्लियर हो गया अब आपको? यस मैम। हाँ, ये आप लोग ऐसे बना सकते हो। ये आप कह लो कि लेंसर्स हैं, ये आपके पास जो आर्करी करते हैं वो लोग हैं, ठीक है, आर्कर्स। देन आप फिर पीछे ये इस तरह से बना सकते हो कि बाकी थ्री लेवल्स, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इसमें आपके पास जो वो है कैवलरी वाले एंड इन्फेंट्री वाले एंड आर्करी वाले। ठीक है, आर्टिलरी वाले। तो ये आप इस तरह बनाओगे, ठीक है, ये वाला आर्टिलरी है, इसको आर्टिलरी करो। एंड ये आपके पास आर्करी है, ये बेस्ड ऑन ये है कि वो लोग आर्कर्स हैं, वो एरो और बो से करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसलिए रिलेट करना मुश्किल होगा क्योंकि दिस काइंड ऑफ वॉरफेयर दैट्स द फर्स्ट या सेकंड जनरेशन आप इसे कह सकते हो वॉरफेयर की एट मोस्ट। ठीक है, फर्स्ट कह दो। पर जो आपके पास आज आपके पास है वो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है। ठीक है, अब आप हाइब्रिड वॉरफेयर पे जा रहे हो, तो उसमें ये होता है कि ये चीजें आप इमेजिन करना डेफिनेटली आर्करी और जो लेंस आपके पास लेंसर्स हैं उनको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि वो जो आपके टॉयज वगैरह होते हैं शायद आप उनसे, या जो आप मूवीज देखते हो मे बी आप उसको इमेजिन कर सको। तो आप कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन भी समझ आ गई। तो तीन मेजर हेडिंग्स क्या होगी आपकी, वॉरफेयर के क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज कौन सी अप्लाई की गई, और उसके लिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती थी। क्लियर? यस मैम। और ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल तक है, क्योंकि फिर आगे हजरत उमर के टाइम पे जो है वो आपको मैंने बताया था कि फॉर्मलाइज्ड आर्मी थी। ठीक है, और उसमें आपके पास प्रॉपर कैंटोनमेंट और ये सब कुछ बन गया था। ठीक है, तो उसमें आपने ये नहीं लिखना, और उसमें थोड़ी सी वॉरफेयर की टेक्निक्स भी और ज्यादा वो की गई थी, अपग्रेड की गई थी। फिर आपके पास डिविजन्स आ जाती हैं। ये फिर आगे आपके पास डिफरेंट जो गार्ड्स हैं, वैन गार्ड, रियर गार्ड, राइट, लेफ्ट और सेंटर, ये डिफरेंट जो आपके पास गार्ड्स हैं उनके आपको लेवल्स बताए हुए। वेपन्स अगर आप देखो तो वही मैंने आपको बताया कि सोफेस्टिकेटेड वेपन्स थे, स्पेशली बैटल ऑफ ट्रेंच के बाद वो कितना सोफेस्टिकेट हुए थे, डेफिनेटली उसमें उनको जो माले गनीमत वगैरह छोड़ के गए थे कुफार, वो उन्हें मिल गया था, तो वो उनका थोड़ा सा और अपग्रेड हो गया था, स्पेशली बैटल ऑफ ट्रेंच के बाद। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये हो गया कि फुट सोल्जर्स में ये आप देख लो कि उनके पास क्या क्या होता था, हॉर्समैन के पास क्या क्या होता था, वो वेपन्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, तो अगर आप वेपन्स की हेडिंग दो ना तो वेपन्स की बेसिस पे आप क्लासिफाई इस तरह से करोगे जो ये मैंने ऊपर आपको बताया है। ठीक है, और वेपन्स कौन से होते थे, फुट सोल्जर्स के पास कौन से होते थे, हॉर्समैन के पास, आप इस तरह भी इसको क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, फुट सोल्जर्स ज्यादा स्वॉर्ड्स रखते थे, ठीक है, जेवलिन रखते थे, स्लिंग रखते थे, बोज एरोज वगैरह रखते थे। और हॉर्समैन के पास क्या होता था, लैंसेट, उसके बाद स्पेयर, या बहुत लंबी स्वॉर्ड्स वगैरह होती थी प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि सही बात है, हॉर्समैन छोटी स्वॉर्ड से तो नहीं लड़ सकता ना, या वो बोज और एरोज अपने पास ज्यादा नहीं रखते थे, उनके पास नेजे या लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। आप इतना याद रखो, ठीक है, हॉर्समैन के पास लंबी स्वॉर्ड, लंबा नेजा वगैरह लेंसेज होते थे। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा इस तरह भी टूल्स को क्लासिफाई कर सकते हो। ये आपकी बहुत अच्छी पिक्चर बन जाएगी पूरी वॉरफेयर की। अब आपको समझ आ गया एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आप किस किस तरह से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। जी मैम। ठीक है, अब आप लोग देखो एज अ पीस मेकर। ठीक है, एज अ पीस मेकर ये है कि आपने वो रखना है कि एक आयत आपको मैंने बताई थी ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सूरह अंबिया की। सबसे पहले तो आप वो लिखोगे कि उनको रहमत बना के भेजा गया है। ठीक है, एक रहमत है, एज अ सोर्स ऑफ मर्सी है दोनों जहानों के लिए। ठीक है, फिर आपने स्टार्ट ही इससे करना है, फिर आपने कहना है कि ही इज अ प्रॉफिट ऑफ पीस। फिर ये आपके पास जो मैंने आपको भी इस बंदे का बताया मॉन्टगोमरी वॉट, उसका आपने बता दिया कि उसने कितने वॉर्स का बताया है। ठीक है, कुछ जगहों पे 82 कोट करता है, कुछ जगहों पे 100। ठीक है, आप कोई भी फिगर लिख सकते हो क्योंकि कुछ बुक्स में 82 है, कुछ में 100 है। इवन अगर आप इंटरनेट पे भी जाके देखोगे ना कि उस बंदे ने क्या दिया एग्जैक्ट, तो ये कुछ पे आपको 82 मिलेगा, कुछ पे 100, बट मेजोरिटी 82 है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया हुआ है। आप लोग प्रेफरेबली ये लिख दो क्योंकि आपके करीबनाद में भी ये लिखी हुई है ना, करीबनाद चौथाई में। ठीक है, तो 82 वॉर्स हैं और उसमें 1058 वो कहता है कि आपके पास कैजुअलिटीज हुई थी। ये तो हमने इस बंदे को कोट कर दिया। देन आपके पास पीस, फिर आप इसमें ये वाला आर्गुमेंट भी बना सकते हो कि इस्लाम का मतलब ही क्या है, सलमा से रूट वर्ड सलमा है, पीस उसका मतलब है। ठीक है, फिर मक्का में वो कैसे पीस लेके आए। ठीक है, उसमें आपको बताना है कि टॉलरेंस वाली बात कि उनके उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म भी किया गया, बॉयकॉट भी किया गया हर तरह से। ठीक है,
मगर वो हमेशा अपने कंपेनियंस को होल्ड करके रखते रहे कि आप फाइट बैक ना करें, ठीक है, रिस्ट्रेन प्रैक्टिस करें। तो मक्का में तो इस तरह, और मदीना में आपको मैंने बताया था कि ये जो कबाइल थे 5, हमने पीछे देखे थे, उनमें पर्टिकुलरली औस और खजराज, मैंने आपको बताया था कि बहुत बुरे एनिमीज थे, बैटल ऑफ बुआत भी हुई थी उनके बीच में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जाके दोस्ती करा दी। फिर मीसाके मदीना जो आपके पास है, ठीक है, वो आपके पास बहुत बड़ी इसकी एग्जाम्पल है कि जो उधर सारा था। देन आपके पास ट्रीटी ऑफ हुदैबिया आपके पास जो है सारी, ठीक है, वो जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी, देखो दो ऑप्शन थे ना उस वक्त भी, एक तो बैतुल रिजवान थी, और दूसरा आपके पास ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। तो अगर वही बैतुल रिजवान जो है उसी पे वो स्टबन रहते कि अब हमने बैत कर लिया, हम सिर्फ लड़ेंगे, तो चीज जो है वो सिर्फ खराब ही होती जाती। अगर उन्होंने एक चीज प्रैक्टिस की कि हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग राधा एक कोवेनेंट में इनके साथ जाएंगे, और उस कोवेनेंट के साथ ये हुआ था कि अ, एक लॉन्ग लास्टिंग पीस डेवलप हो गई थी मक्का के साथ, और लेटर ऑन दे वर एबल टू परफॉर्म हज, ठीक है ना। फिर आपके पास अच्छा, आपने विसाखे मदीना भी देख लिया। विसाखे मदीना बेसिकली एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो, ठीक है ना जी, उसके साथ मदीना के पीस के लिए लिखा गया था। फिर आपके पास वफूद भी आपके पास हो गया, हल्फुल वफूद, नहीं, वफूद में मैंने अपना ये कैसे एक्सप्लेन किया था, जस्ट अ सेकेंड। मक्का कॉन्क्वर करने के बाद, जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक सेकेंड गाइस इसको देखना होगा कि मैंने क्यों यहाँ पे दिया है। अच्छा हाँ, ये आमुल वफूद को ही मैंने वफूद पे लिखा हुआ है, ठीक है। आमुल वफूद जो आपको ईयर ऑफ वो नहीं बताया था मैंने अभी पीछे, डिप्लोमेट। हाँ डिप्लोमेट्स का साल, ये वही है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास हज्जतुल विदा की बात आ गई कि हज्जतुल विदा में भी आपके पास, कल आप लोगों को बताया था ना कि उन्होंने कहा कि आपने किलिंग नहीं करनी अनड्यू किसी की भी, और किसी को उसके बेटे की उसके सजा नहीं देनी गुनाह की, या किसी बाप को किसी बेटे को उसके बाप के गुनाह की सजा नहीं देनी, ठीक है, आपने सबके साथ इक्वालिटी का मुजाहरा करना है। तो वो भी, उसमें भी आपके पास पीस बहुत ज्यादा प्रोनाउंस किया जा रहा था, तो ये भी आपके पास एक बात हो गई है, ठीक है, हजरतुल विदा भी उसकी एग्जाम्पल है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आप इसमें क्या क्या, और हाँ वेंडेटा जो अबॉलिश किया गया, ये वही चीज है आपके पास जो अनड्यू किलिंग है, ठीक है, रिवेंजफुल। तो ये अब आपके पास सारा आपने देख लिया कि क्या क्या इसमें एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हो। यस वॉर्स मैम। की कर सकते हो कि वॉर्स में कितनी किलिंग थी, ठीक है। फिर मदीना में जो आपके पास उन लोगों ने डिफरेंट कबाइल के बीच में पीस इंश्योर किया। फिर मिसाक मदीना जो लिखा गया, देन आपके पास औस और खजराज की बात कर सकते हो, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कर सकते हो, आमुल वफूद के आपके पास वफूद के साथ बहुत ज्यादा जो वो था, अच्छा सलूक किया जाता था, उनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। एंड देन हजरतुल विदा कर दिया, एंड देन आपने ये लिख मक्का कॉन्कर जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली आप ये लिख सकते हो कि मक्का कॉन्कर करने के बाद भी देवर वेरी काइंड एंड वेरी पीसफुल टुवर्ड्स द रेजिडेंट्स ऑफ मक्का, ठीक है। उनको ये नहीं था कि जाके बिल्कुल पेनलाइज कर दिया गया हो या कुछ किया। वॉर रूल्स फॉलो करना, और वॉर रूल्स भी आप इनके ना पीस में मेंशन कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोर्ट्स की सैंक्टिटी थी, कि आपके पास एक दफा कुरैश आए ना, बट उन्होंने कहा कि हमारा जो एक बंदा है उसकी डेड बॉडी एक ट्रेंच के अंदर चली गई है, एक खंदक के अंदर चली गई है, तो आप हमें वो वापस कर दें, और उसके बदले जितना आप कहते हैं आप पैसे ले लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या कहा कि आई डू नॉट सेल डेड बॉडीज, यू कैन टेक अवे द कॉर्प्स ऑफ फॉलन कॉमरेड, कि आप ले जाए अपनी बॉडी उठा के, मैं डेड बॉडीज का सौदा नहीं करता। फिर लूटिंग, ये देखें आपके पास उनकी एक कोटेशन है कि लूट इज मोर लॉफुल देन द, जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने क्या लिखा है, मुझे एट टाइम अपनी राइटिंग खुद भी नहीं समझ आ रही होती, बट इट्स प्रोबेबली, ये आई हैव टू चेक कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग सेंस ऑफ इट। मगर ये है कि ये एक उन्होंने लूटिंग के ऊपर भी इनकी कोई कोटेशन है, ये मैं आपको खैर दे दूंगी इसके बाद, लेक्चर के बाद। उसके बाद डिस्ट्रक्शन आपको को ने कहा कि नहीं करनी, उसके ऊपर भी आप कोटेशन देख लो कि डू नॉट डिस्ट्रॉय द विलेजेस एंड टाउन्स, डू नॉट स्पॉइल द कल्टिवेटेड फील्ड्स एंड गार्डन्स, एंड डू नॉट स्लॉटर द कैटल। ये हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की कोटेशन है, ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हो। देन मैंने और क्या लिखा है कि कोई वुमेन और चिल्ड्रन को किल ना करे, ठीक है, मेन लैंड जो आपके पास जो ट्रीटीज है उनको आप मेंटेन करें, कैप्टिव्स या जो प्रिजनर्स हैं उनकी तरफ आप काइंडनेस बरतें, जो पीछे भी बताई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो पीछे सारे वॉर रूल्स हैं वो भी आप यहाँ पे पीस में मेंशन कर सकते हो।
फिर आपके पास जो आर्नल्ड साहब थे, ठीक है, ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट यूनाइटेड इंडिया, ठीक है। एंड इनकी बुक है प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, तो उन्होंने ये कहा कि इस्लाम वाज स्प्रेड थ्रू पीसफुल मीन्स एंड नॉट बाय स्वॉर्ड। तो ये आप एक कोटेशन भी दे सकते हो इनकी बुक को मेंशन करके, ठीक है ना। और ये सन तzu की एक कोटेशन भी आप लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज टू विन 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 विदाउट एक्चुअल कॉम्बैट कर दो, ठीक है, टू विन विदाउट एक्चुअल कॉम्बैट। तो ये आप यहाँ पे फिर कोट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास सब सारे हो गए। अब आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया कि पीस का आर्गुमेंट कैसे कैसे बिल्ड करोगे। उसके चार पांच इंसिडेंसेस बता दिए आपको, खुतबा हजरतुल विदा, मीसाक मदीना। देन आपके पास जो ये था, औस और खजरात की दोस्ती उन्होंने करा दी थी, एंड टोटल वॉर जोन में कितनी डेथ्स हुई, ठीक है, आमुल वफूद वगैरह, ये सब आप करोगे, फतह मक्का एंड उसके बाद जो सलूक था उनका। एंड देन आप वॉर के कुछ रूल्स बताओगे। और बाकी ये कि आप थोड़ा सा इसमें कोटेशंस वगैरह डाल सकते हो, कुछ आयतें दे सकते हो, जैसे ऊपर वमा अरसलनाक का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। तो आपको कुछ आइडिया हो गया आपने इसमें कैसे बिल्ड करना है। यस मैम। और एक एक चीज और इसके क्रिटिकल एनालिसिस में डालो। आप लोग अभी देख रहे हो कि जो मेजर अभी इस वक्त कौन सी वॉर्स चल रही है आपके पास दुनिया में। यूक्रेन की, पैलेस्टाइन की। हाँ, क्या वहां पे आपके पास ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं किसी भी इनमें से एक वॉर के अंदर, कि जो नहीं। औरतें हैं बच्चे हैं उनको आपने नहीं करना, आपने प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं करनी, ठीक है। या इन्वायरमेंट के ऊपर आप बात कर सकते हो कि वी आर ऑलरेडी वी आर जस्ट फास्ट पेसिंग टुवर्ड द डेडलीस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड स्टिल आवर वॉर्स आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव टू एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हो किस सेक्शन में, अपने क्रिटिकल एनालिसिस में। गॉट इट। यस मैम। अच्छा, अब आप लोग ये देखो, कुछ और इंसिडेंसेस लिखे हुए हैं, ये फिर आप उन्हीं अपने जो पीछे आपको सारा बताया है ना, उसी में आप ये इनकॉर्पोरेट कर दोगे, ठीक है। ये वैसे मैंने अलग से लिखे हुए हैं कुछ वाकयात। एक बंदा था उस्मान, ठीक है। उस्मान और उसकी फैमिली ना काबा की चाबियां रखते थे अपने पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा आए और उन्होंने कहा कि मुझे काबा की चाबियां दो, मैंने इबादत करनी है। उसने कहा कि हाउ अबाउट दैट डे व्हेन दी नहीं, उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दिन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि जब ये मेरे हाथ में होंगी, ठीक है। फिर जब मक्का फतह हुआ तो डेफिनेटली वो चाबियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी, मगर उन्होंने उस बंदे को बुलाया और उसने कहा कि तुम और तुम्हारी फैमिली जो है वो इनके कस्टोडियन रहोगे। उन्होंने उस बंदे को ही चाबियां दोबारा दे दी, उस्मान को ही, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल आप पीस में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप उनकी डिप्लोमेसी में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप डिफरेंट जगहों पे कोट कर सकते हो। फिर एक हिबार बिन अल असवद था, ठीक है। उसने सैयदा जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, शी वाज प्रेग्नेंट, उसने उनको कैमल से नीचे फेंक दिया था। एंड लेटर ऑन द वुंड बिकेम द रीजन फॉर हर डेथ, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन जब उसने माफी मांगी तो उसको भी माफ कर दिया था, ठीक है। फिर उमैर बिन वहाब था, उसने उसको मदीना भेजा था, ठीक है, सुफियान बिन उमैया ने, ठीक है, जो कुरैश का एक चीफ था, ट्राइबल चीफ। वो भेजा इसलिए गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज बिल्ला वो शहीद कर दे, मगर हुआ ये कि उसको पकड़ लिया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को माफ कर दिया, ठीक है। और दोनों ने फिर इस्लाम कबूल कर लिया। ये डिप्लोमेसी की भी एग्जांपल है और ये पीस की भी, फॉरगिवनेस की भी एग्जांपल है। देन वाशी आपके पास था, उसने हजरत हमजा को कत्ल किया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा उस बंदे से नफरत थी। बट जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो वो बहुत जोर से रोने लगा, ठीक है। उसने प्रॉपर उनको 70 पीसेस में काटा था हजरत हमजा को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया और उनका इतना दिल दुखा हुआ था कि उन्होंने कहा मैंने तुम्हें माफ किया, मगर तुम कोशिश किया करो कि तुम मेरे सामने कम से कम आओ, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों के पास एक और अच्छा, फिर ये नीचे मैंने वही रशियन रेवोल्यूशन और वो वाली फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे 538 है। ये फिगर वेरी करता है, मगर इसमें सबसे सेफ ऑप्शन पता है क्या है। आप लोग ना वो जो उस बंदे ने दिया है ना, मॉन्टगोमरी वॉट ने, आप उसको कोट कर दो कि उसने ये दिया है। और उसमें आप ना दो फिगर्स है ना जो आपके पास वो अभी मैंने आपको बताया ना कि 1058 वाला है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी करीम ताद में भी दिया हुआ है, ठीक है। ज्यादा बच्चे वो पढ़ते तो मेजोरिटी वही लिखेंगे। दूसरा वो आपके पास डिफरेंट, जो मैंने खुद भी आर्टिकल्स देखे थे ना, मैंने कुछ जगहों पे वो देखा है कि 800 में, कुछ जगहों पे 1058 दिया है। आप लोग 1058 कर लो तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वो हमें मेजोरिटी हमारी कोर्स बुक्स में भी मिल रहा है और फिर वो फिगर बहुत जगहों पे उस बंदे से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप उसको कोट करके ये फिगर दे दो, रादर देन आप कोई एक फिगर डायरेक्ट वहां पे दो ना, विदाउट एनी रेफरेंस। तो वो ये होता है कि उस पर फिर वो मे बी क्वेश्चन कर सकते हैं। पर जब आपने रेफरेंस किसी और का दे दिया,
ठीक है, जैसे मैंने उस दिन, अब सादिया आपको एक क्वेश्चन के आंसर में कहा था ना कि जो चीज आप थोड़ी एम्बिग्विटी हो उसमें, तो वो किसी सोर्स के साथ दे दिया करो। तो ये वाला काम कर लो तो बेहतर है, ठीक है। और इसका आप फिर रशियन रेवोल्यूशन से या जैसे वर्ल्ड वॉर से बनवाया था ना, वो कंपैरिजन कर सकते हो। गॉट इट? क्या तक क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, अब एक और चीज। हाँ, ये अब है, वो आपके पास ना सीरत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो कैसे अच्छे पीस मेकर थे, कैसे अच्छे डिप्लोमेट थे, कैसे अच्छे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब हम ये देख रहे हैं कि जो रिसालत में यकीन है, ठीक है, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट में यकीन है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन है तो आप इंट्रोडक्शन दोगे, फिर आप इसमें ना आर्टिकल्स ऑफ फेथ की बात कर सकते हो, ठीक है। पिलर्स की बात नहीं करी, आर्टिकल्स ऑफ फेथ। आर्टिकल्स वो होते हैं जो आपके बिलीव्स हैं। क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं? क़यामत पे यकीन, कदर यानी किस्मत पे यकीन, फरिश्तों पे यकीन, आसमानी किताबों पे यकीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन, और अल्लाह की जो आपके पास जो तौहीद है उस पे यकीन। यही है ना आर्टिकल्स ऑफ फेथ, कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं 5 हैं, कुछ कहते हैं 6 है। छठा कदर को कहते हैं ना, यानी किस्मत पे यकीन, ठीक है। बचपन से हम लोग ज्यादा 5 पढ़ते आए हैं, ठीक है, फरिश्ते, किताबें, पैगंबर, ये वाली जो चीज होती है। अच्छा, अब बिलीफ इन रिसालत। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ रिसालत क्या है? सबसे पहले तो ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इसमें ना डिस्टिंक्ट क्वालिटीज बताएंगे। एक तो ह्यूमैनिटी, ठीक है, कि ह्यूमन, वो ह्यूमन बीइंग थे। सबसे पहली क्वालिटी आप इसमें क्या बताओगे? ठीक है, अगर आप रिसालत की बात कर रहे हो तो उसमें आप स्टार्ट कैसे करोगे उनकी क्वालिटीज से, और आप क्या कहोगे कि ये मानना ये मानना कि वो कौन सी क्वालिटी माना कि वो ह्यूमन थे। और उसमें उसके लिए आपने एक आयत भी लिखनी है, ठीक है, सूरह हामीम की, इन्नमा अन्ना बशरा मिस्लुकुम, आई एम अ मैन लाइक यू। ठीक है, आई एम अ मैन लाइक यू, कि ये उन्हें कहा जा रहा है कि आप उन्हें कह दो कि यू आर मैन लाइक देम। आई एम अ मैन लाइक यू, हामीम, सूरह हामीम में ये एक आयत लिखी हुई है छोटी सी, उसका एक हमने एक्सर्प्ट सा लिया हुआ है। फिर दूसरा ये मानना कि ही इज अ बाउंटी ऑफ गॉड, इस लिफाक के, वो हमारे पास अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है, बाउंटी है। फिर आपके पास नॉलेज, इस दफा ये अरेबिक उसके लिए, ठीक है, मैंने बताया। नॉलेज बिस्टोर्ड बाय अल्लाह, कि उनके पास जो नॉलेज है वो खुद से नहीं बता रहे, वो अल्लाह की तरफ से। ये आपके पास ना वही उस बिलीफ के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिन पे आपने यकीन रखना है, कि उनका नॉलेज अल्लाह की तरफ से। उसमें आप ये सूरह नजम की आयत दोगे कि वो खुद से अपनी पर्सनल डिजायर से कुछ भी नहीं बोलते, वही बोलते हैं जो उनके ऊपर रिवील किया गया है। देन इनफैलिबिलिटी, ठीक है, कि वो सिंस और इवल से इम्यून है। फिर वो अल्लाह के सर्वेंट का स्टेटस रखते हैं। आई एम द सर्वेंट ऑफ अल्लाह हु हैज गिवन मी द बुक एंड ऑर्डेन मी द प्रॉफिट। ये आपके पास एक आयत है, उसमें कहा गया है कि आप ये उन्हें बता दें, ठीक है। मतलब ये वो बातें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही गई हैं कि आप उनसे ये कहें, जो आपकी उम्मत है, ठीक है। तो ये है आयतें, ये हदीसें नहीं है, ये आयतें हैं, ठीक है। आगे इनकी रेफरेंसेस दी हुई हैं। देन वर्दी ऑफ ओबीडियंस, कि ही इज वर्दी ऑफ ओबीडियंस, इसमें आप क्या कहेंगे? मन युति रसूला फकद अताला। आप जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की, उसने इन टर्न अल्लाह की अतात की। ये सूरह निसा की एक आयत का छोटा सा एक्सर्प्ट है। फिर आप कहते हो कि वो कुरान, यानी जो हमारे पास जो भी बुक है, पैगंबर उसके इंटरप्रेटर्स होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुक कुरान है, तो वो उसके इंटरप्रेटर हैं। देन वो एक टीचर और गाइड है, ठीक है। वेरीली इट इज आवर फेवर टू द फेथफुल दैट वी सेंड टू देम अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग देम, ठीक है। ये बाउंटी ऑफ गॉड में भी आ सकती है ये आयत, ठीक है। अ प्रॉफिट हु रिसाइट्स हिज वर्सेस एंड प्योरिफाइज देयर सोल एंड टीचेस देम द बुक एंड इट्स विजडम, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग ये देखो, मैंने यहाँ पे हिज को कैपिटल लिखा है क्योंकि ये अल्लाह की वर्सेस है ना। तो ये आप देखो, अगर आप यहाँ पे स्मॉल हिज लिखते ना, तो वो ऐसे लगता है कि आप नाउजुबिल्लाह कह रहे हो कि हिज वर्सेस, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वर्सेस बता रहे हैं। तो ये हिज का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है ना। मतलब जब आप अल्लाह ताला के लिए हिज लिखोगे या कुछ, तो आपने हमेशा कैपिटल से लिखना है। ये मैंने कुछ पेपर्स चेक किए थे, उनमें सब में ये मसला था। इट कैन जस्ट लीड टू द चेंज ऑफ मीनिंग ऑफ योर वर्स, और उससे ये हो सकता है कि आपके मार्क्स बहुत खराब हो सकते हैं। फिर आपके पास टीचर एंड गाइड हो गया। फिर लीडरशिप, ठीक है, यानी कि वो आपके इमाम है, मुस्लिम्स के इमाम है, एब्सोल्यूट लीडर है। I am leaving two things among you, the book of Allah and my example. Until you keep both of them in your grasp, you will never be misled. ठीक है ना। ये सूरह अहज़ाब के अंदर उनकी तरफ से एक वो डाली गई है कोटेशन कि आप उन्हें ये कह दो। और यही चीज आप, एक इससे रेलेवेंट हदीस भी है जो खुतबा हजरतुल विदा में उन्होंने कही थी, आप वो भी यहाँ डाल सकते हो। तो ये अभी तक हमने क्या प्रिंसिपल्स देखे? सबसे पहले कि एक तो वो इंसान है, ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता जैसे ईसाई कहते हैं कि नाउज बिल्ला
हमारे पैगंबर अल्लाह के बेटे थे। ऐसे नहीं है, वो इंसान है, ठीक है। एक इंसान से पैदा हुए हैं, इंसान है, अल्लाह की नेमत है आपके ऊपर, आपके लीडर हैं, आपके एब्सोल्यूट टीचर हैं, आपके गाइड हैं, ठीक है। उनकी टीचिंग सारी अल्लाह की तरफ से, खुद से वो कुछ भी नहीं कहते, अल्लाह के सर्वेंट का स्टेटस रखते हैं, और इनफेलिबल हैं, गलतियां नहीं होती उनसे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। देन आपके पास लेजिस्लेशन के बारे में, कि वो लेजिस्लेटर हैं, वो लॉ गिवर हैं, एंड वट एवर द मैसेंजर गिव्स यू टेक इट, एंड वट एवर ही फॉरबिड्स एब्सटेन, ठीक है। ये आपके पास सूरह हशर में। और फाइनली ये आपके पास आर्बिट्रेटर और जज है आपके बीच में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आयत का सिर्फ रेफरेंस दिया हुआ है, ये पीछे फेसबुक में आपको मिल जाएगी, ये जस्टिस के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। जस्टिस वाले टॉपिक में ये कोई आयत दी हुई है, उसी का मैंने रेफरेंस यहाँ डाला है कि वही आयत डाल देनी है यहाँ पे भी, ठीक है। फिर आपके पास वही डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तजा का जो लिटमस टेस्ट है, तो चेक कि कोई बंदा प्रॉफिट है कि नहीं, ठीक है। उसको भी मैंने इसी क्वेश्चन में डाला है। वो वही जो मैंने आपको बताया था, अब चेंज पास्ट लाइफ ऑफ virtue मोस्ट प्रैक्टिसिंग इन लाइन विद प्रीवियस प्रॉफिट्स और पास्ट मिरेकल। तो ये लिटमस टेस्ट की आपने हेडिंग देनी है, और फिर आपने हर हेडिंग के साथ बताना है कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा उतरते हैं। इसका आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, कि डॉक्टर गुलाम मुर्तजाज लिटमस टेस्ट, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और हर टेस्ट के आगे एक लाइन में आप बताते जाओ कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा उतरते हैं, ठीक है। तो यूं एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो, वो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देन फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। अब उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स क्या है? एक तो आपके पास, अब आप पूछ रहे थे ना कि क्या आर्ग्यूमेंट्स उसके लिए आएंगे, ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो कुरान में ये है कि आपके पास नो प्रॉफिट सेंड प्रीवियसली फॉर द एंटायर ग्लोब। पहली बात ये है कि ये वाहिद प्रॉफिट है जो किसी एक सर्टेन एरिया के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, ठीक है। तो इसलिए अब आपके पास और दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जिसके लिए जरूरत हो। ये एक अच्छा रैशनल आर्गुमेंट हो गया कि नहीं? और इसमें आप आयत क्या दोगे? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाली, ठीक है। क्या आपके ठीक है। पास कोई प्रॉफिट ऐसा था पहले जो सिर्फ किसी एक जगह के लिए ना, पूरी दुनिया के लिए हो? नो मैम। तो ये जो है ये पूरी दुनिया के लिए है, तो इसलिए आप जरूरत ही नहीं है दुनिया में किसी कोने में भी, ठीक है। सेकंड आपके पास ये है कि फॉरगॉटन चेंज्ड, बाकी सबके जो टीचिंग्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। इनकी टीचिंग्स के लिए अल्लाह ने क्या वादा किया है? फी लूहुल महफूज, के लोहे महफूज है। और दूसरा, इन्ना नहनु नज़लना जिक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून, कि ये मेरा जिक्र है और इसका मुहाफिज मैं खुद हूँ। ये दो प्रोमिसेस है ना अल्लाह ताला के कुरान में। ये पीछे आयतें दी हुई हैं, इसलिए इनकी सिर्फ शॉर्ट्स मैंने लिखे हैं, बिल्कुल छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप पीछे से कर लोगे तो फिर ये टीचिंग प्रिजर्व्ड है कि नहीं? यस मैम, प्रिजर्व्ड। तो पहली चीज तो ये कि कुरान प्रिजर्व्ड है, इनकी टीचिंग, इनकी बुक प्रिजर्व्ड है। दूसरा, सुन्ना के बारे में उन्होंने खुद एक तो खुतबा हजरतुल विदा में कहा, दूसरा ये पीछे आपको मैंने बताया है कि ये सूरह एजाब में भी कहा हुआ है कि मैंने अपने आपके बीच में दो चीजें छोड़ी हैं, बुक और मेरी एग्जाम्पल। उनकी एग्जाम्पल सुन्नत है ना, तो सुन्नत भी इसका मतलब कि प्रिजर्व्ड है, ऐसे ही है कि नहीं? जी मैम। तो जब कुरान भी प्रिजर्व्ड है, सुन्नत भी, तो फिर जरूरत है नहीं उसकी? नहीं है ना। फिर नहीं उसके मैम। बाद ये है कि इनकी जो टीचिंग्स हैं वो कंप्लीटली सफाइस करती हैं। जो पिछले प्रॉफिट्स थी उनकी टीचिंग में कुछ ना कुछ चीज रह गई थी जिसको इन्होंने अपडेट किया। उसके लिए एक आयत आप दोगे, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लामी दीना, कि आज हमने आप पे आपका दीन मुकम्मल किया, ठीक है। और आपके लिए अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, और आपके ऊपर नेमत पूरी कर दी और आपके लिए इस्लाम को एज अ दीन चूज कर लिया। ये सूरह मायदा की तीसरी आयत है ना। तो इसमें अब आप कह सकते हो कि आपके पास अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं सूरह मायदा में कि ये दीन मुकम्मल हो गया है, और यही एक नेमत है, परफेक्ट नेमत, जिसके लिए आपको जिसको आपके लिए परफेक्ट कर दिया गया। और अब आपके लिए दीन किसको चूज कर लिया गया? इस्लाम को। तो ये एक परफेक्ट, इसके लिए परफेक्शन का लफ्ज यूज किया गया है, तो इसको मजीद परफेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका चौथा आर्ग्यूमेंट। और नीडेड टू हेल्प असिस्ट प्रॉफिट्स, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत क्यों थी कि वो पिछले प्रॉफिट्स को असिस्ट कर ले, इस तरह कि वो आके जो इधर उधर, एक तो उनकी टीचिंग खत्म होने लग गई थी, लोग भूल बैठे थे, और दूसरा उनके अंदर जो चेंजेस आ गई थी, और तीसरा उनमें जो कमियां थी उन सबको इन्होंने पूरा करना था। मगर अब इनके बाद फर्दर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक तो चीज बिल्कुल परफेक्ट है, रिजर्व्ड है, और उसमें यह है कि वो है भी यूनिवर्सल है सबके लिए, तो आप जरूरत नहीं है। दूसरा, इसको ना बहुत लोगों को हिफ्स करा दिया गया, बहुत लोगों को सिखा दिया गया इतने अच्छे तरीके से कि अभी तक वो उसी तरह आगे आती जा रही है, ठीक है। फिर आपके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट, फिर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी आप उसी के साथ मर्ज कर सकते हो।
कि यूनिवर्सैलिटी है एक, तो वो आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये पूरी दुनिया के लिए। प्रीवियस शरियाज जो हैं वो एनल हो गई इसके बाद, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फाइनलिटी की वजह से क्या क्या चीजें हुई, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक यूनिवर्सैलिटी, कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। दूसरा, उसकी वजह से प्रीवियस शरिया सारी क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई ना। और उसके बाद ये हो गया कि आपके पास परफेक्शन या कंप्लीशन उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो परफेक्ट है। फिर ये है कि उनकी बुक की प्रोटेक्शन, फिर उनकी सुन्ना की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अल्लाह की है। देन आपके पास उनको होली प्लेस ऑफ महमूद दी गई है। ये एक उनका मुआवजा भी है ना, मुकाम महमूद उनको मिली है। फिर इसी तरह एक उनके मुआवजों में आप लिख सकते हो हौज कौसर, ठीक है, कि उनको जो दिया गया है। तो वो आप कह सकते हो, मकाम महमूद कह सकते हो, ये सूरह इस्रा में प्रॉमिस किया गया। तो ये भी उनकी ना प्रॉफिटहुड का एक कैरेक्टरिस्टिक है, रिसालत का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। पहले हमने जो डिस्कस किया वो ये किया कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी रिसालत में हमने यकीन किस किस चीज पे रखना है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि वो क्यों फाइनल प्रॉफिट है, और अब हम देख रहे हैं कि उनके प्रॉफिट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूनिवर्सैलिटी है, ठीक है, उनकी प्रिजर्वेशन है, ठीक है। फिर उसकी वजह से एनरोलमेंट ऑफ प्रीवियस शरियाज हैं, उनका मुकाम महमूद है, प्रोटेक्शन ऑफ सुन्ना, ये सब। और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इसके इम्पैक्ट ये कि एक तो ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, आपकी फेथ के लिए जरूरी है, आपका फेथ इससे कंप्लीट होगा, अल्लाह आपसे खुश होगा, ठीक है, आपके सीधा रास्ता ही आपको दिखाएगा। आप क्योंकि कुरान सुनना तो प्रिजर्व्ड है ना, मगर जब आप रिसालत पे यकीन रखोगे तो फिर आप उसको अमल में लेके आओगे। फिर इस इसका एक और इम्पैक्ट ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना एक प्रेयर ऑफ इंटरसेशन दी गई है, वो आपको पहले भी बताई थी। तो आपको ना इसके थ्रू, इस रिसालत पे जब आप यकीन रखोगे तो आप उनकी उम्मत में शामिल हो जाओगे। तो आप उस प्रेयर ऑफ इंटरसेशन का भी बेनिफिट होगा कि जब वो अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे आप उसमें शामिल होगे। और ये आपके अंदर काइंडनेस, प्लूरैलिटी, इक्वालिटी का सेंस भी लाएगी कि हम सब उनकी उम्मती है, ठीक है। और हम सब में एक भाईचारा होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, प्लूरैलिटी, हमारे कैरेक्टर, हमें सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये कुछ इम्पैक्ट मैंने लिखे हैं, आप इसको और ज्यादा ब्रॉडन भी कर सकते हो, मगर प्रेयर ऑफ इंटरसेशन आपने नहीं भूलनी, फेथ का मुकम्मल होना नहीं भूलना, क्योंकि इट्स एन आर्टिकल ऑफ फेथ ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस मैम। हाँ, बस अभी एक छोटी सी चीज आपको बस दिखाती हूँ, ये आपका रह गया था, सिविलाइजेशन कराई थी ना मैंने आपको। जी। हाँ, ये उसमें थोड़ा सा रह गया था कि एक बहुत रेयरली, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता, बहुत ही रेयरली एक आध दफा उसने पूछा है कि ये बता दें कि इस्लामिक सिविलाइजेशन में ना किस तरह मुसलमान एक जमाने में, आपने सब मेरे साथ वर्ल्ड हिस्ट्री में था, यस वर्ल्ड मैम। हिस्ट्री में। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक मैंने आपको बताया था ना कि मुसलमानों का जो एक मिडीवल पीरियड चल रहा था, जब दुनिया की हिस्ट्री में देखो तो उसमें मुसलमानों का बहुत अरूज था। तो उसमें ना मुसलमान हर चीज के पायनियर्स थे। तो वो हमने यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता होता है कि आपने बताना है कि जब इस्लामिक सिविलाइजेशन अपनी पीक पे थी ना, तो वो किस तरह हर जगह पे चैंपियंस थे, आगे थे दुनिया से, ठीक है। तो ये देखो, एक तो हम ये कहते हैं कि इसका इसका क्या, किस तरह ये इनलाइटनमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। तो वो कहता है कि गिव बर्थ टू ग्लोबल एनलाइटनमेंट, कि इस्लामिक सिविलाइजेशन ने ही पूरी दुनिया को, जब डार्क एजेस चल रही थी, एनलाइटनमेंट दी, ठीक है। अरेबिक दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी समझे जाने वाली, सीखी जाने वाली लैंग्वेज थी उस जमाने में, तकरीबन 1000 साल के लिए, ठीक है, पूरी 7th सेंचुरी में। फिर उसके बाद प्लूरलिस्टिक कल्चर है, इंक्लूसिव अप्रोच थी, ठीक है, सबको इसमें शामिल किया जाता था। मेडिकल साइंसेज में ये है कि आर्ट ऑफ हीलिंग, क्यूरेटिव ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते थे, हॉस्पिटल्स बनाए गए, मेडिकल केयर दी जाती थी इवन प्रिजनर्स को, ठीक है। अल राजी का नाम आपने याद रखना है, ठीक है, उन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया बनाया था, मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया, उसका नाम था अल हवी। फिर आपने एविसेना को याद रखना है, जिसको आप इब्ने सीना कहते हो, ठीक है, इसने कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से किताब लिखी थी। फिर गैलन है, उसने आपके पास प्रॉपर मेडिकल डॉक्ट्राइन्स दिए थे, ठीक है। तो ये कुछ आपने मेडिसिन में इन 3 4 लोगों को कोट करना है। फिर ऑप्टिक्स में बहुत इनोवेशन आई थी, जो आपके पास आई की साइंसेज हैं, ठीक है, लेंस हैं, ये सब जो होता है। केमिस्ट्री में देखो तो आपके पास जो इजिप्शियंस हैं उसमें मुस्लिम ने अलेक्जेंड्रिया को कॉन्क्वर किया, ठीक है। और उधर आपके पास अल्केम जो है ना, उनके आप बताते हो कि वो आपके पास उन्होंने सारा अल्केम जो है, आई थिंक इनकी इनोवेटिव एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स दैट इनिशिएटिव, जस्ट एक मिनट मुझे ये करने दो। नो 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 नो, इट इट माइट बी अल्केमी, ठीक है, ये उसका इनिशिएटिव मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास
जब इन्होंने अलेक्जेंड्रिया को कॉन्कर किया था तो वहां पे बेसेस उसकी लिखी रखी गई थी, ठीक है। उसके बाद आपके पास तीन एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सब की इन्वेंशन मुस्लिम्स को आप एट्रीब्यूट करोगे। देन डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेशन, क्रिस्टलाइजेशन के जो सारे प्रोसेस आप 9th 10th क्लास में पढ़ते होते, अब ये भी आपके पास मुस्लिम्स को आप एट्रीब्यूट करोगे। अल्कोहल बनाना, फिर जाबिर बिन हयान का नाम आप सबने सुना होगा, इनकी बुक का नाम था किताब अल कीमिया, ठीक है। उसमें इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, सब्लाइमेशन ये सारा बताया। देन मूसा इब्ने शाकिर, इन्होंने किताबुल हयाल लिखी है, ठीक है, या मे बी इट शुड बी किताबुल हयात इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि नोट्स में बहुत अर्से बाद खुद भी देख रही हूँ, किताबुल हयात होना चाहिए ये प्रॉब्लली। नहीं, इट्स किताबुल हयाल ही है, ठीक है, बुक ऑफ इंडिजिनस डिवाइसेस किताबुल हयाल ही है, ठीक है। हयात नहीं है, हयाल ही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी एंड नेविगेशन, ठीक है। इसमें आप कहते हो कि सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ प्लस लेंथ ऑफ टेरिटोरियल टेरेस्ट्रियल डिग्रीज, ठीक है। इसमें आपके पास ये था कि ये एस्ट्रोनॉमी में बहुत काम किया था इन्होंने, ठीक है। जो स्काईज में जो डिफरेंट आपके पास अर्लीस्ट टेलीस्कोप्स थे स्काईज की, जो आपके पास डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं उनको कैलकुलेट करना, अर्थ का सर्कमफेरेंस इन्होंने कैलकुलेट किया था। फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के पहली दफा टेबल्स बनाए गए थे, ठीक है। फिर इन्होंने इंडियन ओशन को बोल्डली ट्रेवर्स किया, ठीक है, जाके, और उसे प्रॉपरली क्रॉस करना, जो आपके पास मेडिटेरियन सी है उसको प्रॉपर डोमिनेट करना, ये मुसलमानों का काम था, ठीक है। और फिर आगे मैंने ये बताया कि पोर्टुगीज सेलर्स और प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, वो इनके बहुत बाद आए हैं, ठीक है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर वो सब। उस जगह पे ना आपके पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक जगह थी, अल अंदलूस, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ, मगर आपको पता है पोर्टुगल ने बाद में जाके, पोर्टुगल और स्पेन ना, उनके किंग और क्वीन की शादी हो गई थी, ठीक है, और उसके बिल्कुल नीचे अल अंदलूस था। तो इन्होंने फिर उसको कब्जा किया था, अल अंदलूस को। अल अंदलूस उससे पहले डिस्कवर्ड था, और ये मुसलमानों ने जाके एक्सपीडिशंस करके ना, उनके सेलर्स ने, उनके जो आपके पास एक्सप्लोरर्स थे, उन्होंने ये जगह पहले से डिस्कवर की थी। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, कोलंबस, ये सब बहुत बाद में आए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तकरीबन 7th सेंचुरी की, और वो लोग आए 15th सेंचुरी में। गॉट इट। फिर आपके यस मैम। पास इब्ने बतूता को आप सब जानते हो, ठीक है। उसने 120,000 किलोमीटर की नेविगेशन की थी। अबू रेहान बैरूनी का नाम आप सबने सुना होगा, वो एस्ट्रोनॉमर था। फिर आपके पास मसूदी बगदादी, ये सब जो है ये आपके जियोग्राफिक साइंटिस्ट हैं। मैथमेटिक्स में आप लोग देखोगे कि डेसिमल्स को और यूजफुल जीरो को जो है ना, वो उस वक्त डिस्कवर किया गया था, ठीक है, इन इंडिया। उसमें भी जो है वो बेसिकली जो मेजर रोल था वो मुसलमानों का था। फिर आपके पास लियोनार्डो ऑफ पिसा, ये अब आई डोंट नो मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, क्योंकि जस्ट अ सेकंड, ये प्रॉब्लली मैंने इसलिए लिखा होगा क्योंकि ही इज नॉट अ मुस्लिम, बट ही माइट, मुस्लिम्स माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट, ठीक है। ये आप लोग एक बार चेक कर लेना। अलजेब्रा जो है वो अलगेबर से निकला, ठीक है। अलगेबर मतलब बाइंडिंग टुगेदर, ठीक है, इट्स एन अरेबिक वर्ड। जो अलजेब्रा का लफ्ज ही उससे निकला है। और रियासुद्दीन कशानी का आप नाम देखो, ठीक है ना, उनकी बुक का भी आगे नाम लिखा हुआ है। मोहम्मद इब्ने मूसा आप देख लो, वो अलजेब्रा और मुकाबला, ये बेसिकली उनकी बुक्स के ही नाम है, ठीक है। ये आगे जो एरोस के आगे ना, ये इनकी बुक्स के नाम है, और ये प्रोमिनेंट मैथमेटिशियंस बताए हुए हैं। अच्छा, देन आपके पास फिलोसफी में आप देखो कि बगदाद और अंदलूरिया, इनके आपके पास जो है वो मुस्लिम थिंकर्स की बात मैंने की हुई है। देन यूरोप ट्रांसलेटेड अल राजी अल गजाली इब्ने रुश्द, मतलब जो ये प्रोमिनेंट फिलोसफर्स हैं ना, अल राजी अल गजाली इब्ने रुश्द, इनको यूरोप ने ट्रांसलेट भी किया है। और जो लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है आपके पास, ठीक है ना, ये फेथ और रीजन के बीच में, जो हम लोग ये नहीं ड्रॉ करते कि आपने कितना, जो हमने बिल्कुल अपना इस्लामियात शुरू किया था तो हमने बात की थी कि यू नीड टू लाइक सिंक्रोनाइज योर फेथ विद द रीजन। कुछ चीजें आप अपनी अकल से लोगे और कुछ चीजें आपने दीन की माननी है, तभी आप वो जो हमने मोहम्मद असद वाली बात की थी। Finance। तो ये बेसिकली उसका जो इक्विलिब्रियम है ना, वो इन्होंने डेवलप करने की कोशिश की थी इब्ने रुश्द ने, ठीक है। फिलोसफर है ना, तो जाहिर बात है, दे विल गिव फिलोसफी, तो इस तरह की चीजें।
इसमें आप ज्यादा प्रोमिनेंट नेम्स अल राजी, अल गजाली, इब्न रुश्द के दोगे। देन आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बात करनी है कि आपके पास रोमन बैजेंटीनियन एम्पायर में पर्शियन एडवांसेस, ठीक है। और ये है कि ये आपने बताना है कि पर्शिया जो आपके पास ईरान का एरिया है उसमें कितना ज्यादा आपके पास अच्छा आर्किटेक्चर बनाया गया। रोमन बैजेंटीनियन एम्पायर जब मुस्लिम्स के पास था, तो उधर का आर्किटेक्चर जब आपके पास टर्की में आपको नजर आता है बेसिकली, ठीक है। आप लोग देखते हो ना टर्की के में जो मॉस्क वगैरह है, ये उस वक्त आपके पास डेवलप की गई थी। फिर आपके पास ये मैंने क्या लिखा है, कौन सी मॉस्क है, मॉस्क ऑफ, अच्छा हाँ, ये जो आपके पास मॉस्क ऑफ कार्डोवा है, ठीक है। और फिर आपके पास टोलेडो टेक्निक ऑफ, ये एक आपके पास आर्ट की टेक्निक लिखी हुई है, ठीक है। ये आप लोग सर्च करोगे तो you'll गेट टू सी अ गुड पिक्चर ऑफ इट। फिर आपके पास यूनिवर्सिटीज की बात आ जाती है। यूनिवर्सिटीज में हमारे पास आपके पास अल अजहर यूनिवर्सिटी अभी दुनिया में इस वक्त जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है ना, उसमें सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अल अजहर यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो। एंड आपके पास 9th सेंचुरी में आपके पास ये यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डोवा एंड टोलेडो आपके पास आ जाती है। फिर आपके पास जी यूरोप की जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है ना आपके पास, उस उसका भी जो इन्फ्लुएंस है वो इससे लिया गया है। तो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो अभी एग्जिस्टेंट है वो है ही अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वो तो है ही, मुसलमानों ने डेवलप की थी। और जो यूरोपियन में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है, उसको उसको इन्फ्लुएंस इसीलिए किया था। देन आपके पास जो पेपर बना है ना वो भी आपके पास इजिप्ट से बना है। एंड देन वो वही चीज़ एंड चाइना में गई, वहां से फिर वेस्टवर्ड एक्सपैंड की और यूरोप में गई, बट स्टार्ट इसको इजिप्ट से किया गया था, ठीक है। देन आपके पास गन गन पाउडर भी बेसिकली जो है वो अ, जो स्टार्ट हुआ था वो प्रोबेबली फ्रॉम मुस्लिम्स था, बट देन वाया चाइना इट वेंट टू द यूरोपियन कंट्रीज, और सारा जो उसकी फर्दर एडवांसेस थी। देन आपके पास टेक्सटाइल है, उसमें भी इनका रोल है। एग्रीकल्चर में ये है कि आपके पास जो जब दुनिया जो है ना, यूरोप जो है वो सिर्फ ब्रेड, गार्लिक, अनियन और कैबेज जैसी चीजें खा रहा था। तो ईस्ट में, स्पेन में, सिसिली, इन सब जगहों पे कॉफी, शुगर, फ्रूट्स वगैरह ये सब जो कल्टीवेट किए जा रहे थे, ये चीजें थी, ये आपके पास मुस्लिम एरियाज में थी। दे वर मोर एडवांस्ड इन फूड, ठीक है। देन आपके पास मशीनरी है आपके पास के दुनिया में ये था कि स्लेवरी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी उस वक्त। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने वाटर वाटर मिल्स और विंड मिल्स जैसी चीजें बनाई थी कि जो आपके पास काम को आसान करती थी। और फिर यूरोप ने बाद में वही चीजें कॉपी की, ठीक है ना। स्पेन में, मोरक्को में, जब दुनिया सिर्फ मैनुअल काम कर रही थी, तो उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने इतने पुराने जमाने में ये चीजें इन्वेंट की थी या बनवाई थी, ठीक है। फिर आपके पास मुस्लिम वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ये हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या कोवरेंट्स हुए थे। एक तो जब क्रूसेड्स, आपको पता है ना, सलीबी जंगें जो हुई थी, जी तो मैम। उन सलीबी जंगों के बीच में आपके पास एक एग्रीमेंट फिर हुआ था, ठीक है, सीरिया और पैलेस्टीन का। अल्टीमेटली दे वेंट टू मुस्लिम बैक, ठीक है। बीच में कुछ वक्त आपके पास क्रिश्चियंस के पास भी चले गए थे। फिर आपके पास रोल ऑफ सिसिलीज में आपके पास लैटिन, ग्रीक, अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया है। ये भी एक ट्रीटी का नाम है, ठीक है। और उसको फिर 3 लैंग्वेजेस के अंदर लिखा गया है। और फिर एक आपके पास स्पेन, स्पेन के साथ प्रॉब्लली एक एग्रीमेंट है, ठीक है। ये आइबेरिया के ऊपर, यू माइट रीड इट, ये ठीक मैम है। जो आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, बट जो आपको ब्लर आइडिया है सा तो नजर बताओ, आ आप रहा है, इसमें ऐड करना चाह रहे हो तो। जी जी बताओ प्लीज। मैडम ये जो ब्लर सा लिखा हुआ, ये डाटा है या ऐसे ही है? हाँ, क्या हो गया। ये डाटा है या ऐसे ही? ये जो नीचे अ, ब्लर ब्लर सा नजर आ रहा है। ये जो यहाँ पे पिंक हुआ हुआ है जिसपे आपके जी। पास आगे लिखा हुआ है शायद, ये कोई कोटेशन है, ये कोई कोटेशन है जो यहाँ पे आई थिंक रेज हुई हुई है, ठीक है। ये कोई ये सारा? कोटेशन होगी। नहीं सारा नहीं, ये तो पीछे से रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं सारा। अच्छा, इधर पीछे कोई वाली साइड छोटी सी पे। कोटेशन, हाँ ये तो पीछे वाली साइड रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ये इधर से ना, इधर कोई मे बी 1 लाइन की कोटेशन होगी, ठीक है। ये बाकी सारा वो है, ये पीछे कहीं देखो, यही आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। इधर कुछ भी नहीं था लेकिन ये देखो बीच में तो जाहिर बात है नहीं लिखा हुआ। ये कुछ पीछे से आया हुआ है किसी और जगह से, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ एक कोटेशन होगी, वो मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे नजर आती है मैं बता दूंगी। अच्छा एक सेकंड, मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज चेक करके बता दूं, फिर आप लोगों का खत्म करते हैं। ओके, एक दो चीजों पर मैं शॉर्ट नहीं हूँ, मैं आपको जरा सिर्फ एक मिनट चेक करके बताऊंगी। अच्छा जी,
ये जो मैंने लिखा है ना रोल, ठीक है, रोल ऑफ सिसिली और रोल ऑफ स्पेन, ये जब मुस्लिम्स का उधर डेवलप हुआ था ना, उन लोगों ने कॉन्क्वर किया था, तो ये उस वक्त की कुछ ट्रीटीज है, ठीक है, उनके बारे में लिखा हुआ है। एक तो ये आपको क्लियर करना था। और अच्छा ठीक है, मैंने आपको एक चीज और क्लियर करनी थी, ये जो जीरो वाली बात नहीं मैं आपको बता रही थी, मैंने आगे लिखा था इंडियंस, जी ये मैम। वाली बात, ये मुझे इसमें मुझे कंफ्यूजन थी ना, एक ये और एक ये जो आपके पास लियोनार्डो वाला लिखा है। ये बताने का मकसद ये है कि आपके पास बेसिकली जो जीरो है ना, वो डिस्कवर इंडिया में ही हुआ था और एक हिंदू ने किया था। मगर उधर ना पहली सिर्फ एक क्लास में डॉट के क्या? तौर पे, मैं बताती हूँ, यहाँ पे ना एक डॉट के तौर पे यूज होता था। ठीक है, ये मुझे बस ये चेक करना था कि मैंने यहाँ पे क्यों इसको क्लियर नहीं किया हुआ। ये एक डॉट के तौर पे यूज होता था, और उधर ये कॉन्सेप्ट था कि इट्स समथिंग दैट होल्ड्स नो सिग्निफिकेंस। ठीक है। फिर आपके पास 8th सेंचुरी में अल ख्वारिज़मी ने इसको लिया, ठीक है, और उसने इनको इसको प्रॉपर जीरो की शेप असाइन की, और उसने इसकी सिग्निफिकेंस बताई कि ये कोई इट्स नॉट समथिंग विदाउट अ सिग्निफिकेंस। ठीक है ना, उन्होंने ये बताया कि इट होल्ड्स इट्स अ यूजफुल जीरो। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जीरो केम फ्रॉम इंडिया, बट यूजफुल जीरो जो है ना, उसको जो है वो मुस्लिम ने शेप किया, और फिर वो वहां से यूरोप में गया है। ठीक है ना, ये अब आप लोगों को फर्क मैंने बताना था, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बस यही आप लोगों के लिए चीजें थी। आगे भी जो आप लोगों के पास ये है ना, जो मैंने एक दो जगहों पे चाइना पहले लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे आपके पास गन पाउडर में पहले फ्रॉम चाइना, कि मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुस्लिम्स ने डिस्कवर की हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले हुई हैं डिस्कवर, बट उसको रिफाइन किया है, और वाया देम वो चीज फिर वेस्ट में गई है या यूरोप में गई है। तो ये मैंने इस तरह से फिर उसको शेप किया हुआ है। ठीक है, कि पहले फिर उस जगह जो एरिया ऑफ ओरिजिन है वो लिखा है, देन मुस्लिम्स ने उसको कैसे रिफाइन किया, एंड देन वो आगे उनके थ्रू वेस्ट में गई। ये बताने का मकसद था। ठीक है, जो कुछ जगहों पे आपको पहले एक दो जगहों पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना कि इंडिया या चाइना, वो आपको क्लियर करना था बस। अब आप क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा मैम, ठीक है, जैसे जी जी, पूछे पूछे। जैसे आपने मेंशन नहीं किया कि डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तजा की क्वालिटीज ऑफ प्रॉफिट वगैरह जो और कदर बख्श बलूच की, जैसे कि आपने मेंशन किया था कि हम्म इस्लामिक कल्चर की जो उन्होंने क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताए थे, तो इसमें हमें सोर्स हम्म मेंशन जरूरी नहीं है, लाजम नहीं है, मतलब कि हमने ये किस किताब से या कहाँ से हमने ये हाँ, सोर्स ही तो जरूरी है। देखो, सोर्स ही तो जरूरी है ना, वरना वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग तो नहीं है ना जो आपके क्वेश्चन में होनी जरूरी है। सोर्स ही वैसे ही डाली हुई है कि अगर आप लोग इतनी अच्छी बुक्स को कोट करोगे ना, ठीक है, तो फिर आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ये सारी बहुत अच्छी मतलब ऐसे रिसर्च पेपर्स या बुक्स लिए हुए, इनके राइटर नाम को की बात क्वेश्चन करो। कर रहे हैं तो फिर वो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, मतलब उसमें बताने की जरूरत नहीं कि हमने किस किताब से ये चीज निकाली है। नहीं, कोशिश करो ना, वैसे तो ज्यादा राइटर्स के नाम है, वो सारे वेल एस्टेब्लिश्ड राइटर्स है ना, मगर ये मैंने आपको एडिशनल चीजें दी हुई इसलिए यहाँ पे कि जो आपको किसी और बुक में नहीं मिलेंगी, कि जब आप ये डालोगे ना अपने पास, कि आपके पास अनीस अहमद जो है रिफा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है, या आपके पास अब्दुल्ला आबिदी ने क्या लिखा है, तो वो आपके पास बहुत ज्यादा एक एडिड आपके पास चीज होगी, क्योंकि इस्लामियात का पेपर ना हर बच्चा एक जैसा तैयार करता है, उसमें कुछ एडिशनल नहीं होता। वो क्रिटिकल एनालिसिस है, डायग्राम्स हैं, जो आपके पास कोटेशंस हैं, डिफरेंट बुक्स से हमने चीजें निकाली हैं, ये आपको स्टैंड आउट कराएंगी। ठीक है, तो इनको इसी तरह याद करना है। अच्छा मैम, एक और चीज पूछनी थी कि इस्लामिक सिविलाइजेशन है तो इस्लामिक कल्चर भी है। इस्लामिक कल्चर को हम अरबिक कल्चर से नहीं कॉन्सेप्ट करते हैं, मतलब क्योंकि देखो हम अ, ये आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रही है ना, ये आपको इसलिए कंफ्यूजन हो रही है कि आपके पास सिविलाइजेशन जो है वो तो आपके पास एक सेट एरिया होता है, और इस्लाम जो है वो कल्चर होना चाहिए, सिविलाइजेशन नहीं कहना चाहिए ना। मगर यहाँ पे इन लोगों ने उसको सिविलाइजेशन इसलिए कहा है कि आपके आपके पास एफपीएससी ऐसे मांगता है। ठीक है ना, बेसिकली अदरवाइज हम उसको सिविलाइजेशन ऐसे, आपके पास सिर्फ अरेबिक को कहो तो वो कह सकते हो, होना ये कल्चर ही चाहिए।
ठीक है, क्योंकि आपके पास जो बिलीफ होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, जो चीज ओवर ओवर द टेस्ट ऑफ टाइम सर्वाइव कर रही होती है, वट एवर सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम, वो डेफिनेटली आपके पास कल्चर कहलानी चाहिए। ठीक है, मगर एफपीएससी ये टर्म इस तरह यूज करता है ना। ठीक है, इट शुड बी अरेबिक सिविलाइजेशन, ठीक है ना, और इस्लामिक कल्चर या मुस्लिम कल्चर, मगर ये है इस तरह से ना। ठीक है, ये उन्होंने एफपीएससी ऐसे देता है, इसलिए हमने इस तरह पढ़ा है। अदरवाइज होना ये इसी तरह से चाहिए, इस्लामिक या मुस्लिम कल्चर और अरब सिविलाइजेशन। ठीक है, ठीक मैम, थैंक यू। हाँ, उन्होंने असल में, क्योंकि इसमें ये देखो जो आज हमने चीजें पढ़ी है ना, ये वाली उन्होंने इसमें ये भी डाली हुई है ना, ये जो आपकी डिस्कवरीज हैं, आर्किटेक्चर है, तो इसने मे भी इसलिए उसको ब्रॉडन करने के लिए उन्होंने सिविलाइजेशन का लफ्ज यूज किया हुआ है कि इन चीजों की तरफ हम ले आए। ठीक है, पर बट ये है, ये खुद भी एम्बिगुअस चीज है, और ये एक मिस नॉमर आप कह सकते हो, होना ये इसी तरह चाहिए जैसे आप कह रहे हो। ठीक है, एफपीएससी की वजह से हम इस तरह लिखते हैं, क्योंकि देता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, और थैंक यू कोई मैम। क्वेश्चन है? और ये एक और चीज ये देख लो, ये मैंने अभी चेक किया कि ऐसे था कि इंडिया में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, मुसलमानों ने उसको यूजफुल जीरो और उसकी शेप को वो किया रिफाइन, और फिर ये जो आपके पास लियोनार्डो है ना, ये उसको यूरोप में लेके गया था, ये इसलिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद इसमें एम्बिग्विटी हो रही थी, मैंने फिर चेक कर दिया। अब आपको क्लियर हो गया, कर लोगे सारा कुछ? आज मैंने इसलिए आपका यस थोड़ा लंबा कर लिया, तकरीबन हमारे 2 घंटे लग गए, क्योंकि कल मैं चाह रही हूँ आप लोग छुट्टी कर लो और आप लोग पढ़ लो मॉक के लिए। परसों हम वो पेपर सॉल्व कर देंगे, क्योंकि नोट्स अब आपके पूरे हो गए। परसों जो आप में से कोई कह रहा था कि पेपर सॉल्व करना है, हम वो कर लेंगे, और उसके बाद फिर तरसों मैं आपका मॉक ले लूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, जो 15 रमजान है उस पर। ठीक है, कल आप लोग इसको सारा एक बार रिवाइज कर लो, और फिर और पेपर्स भी निकाल के रख लेना मंडे के लिए इंशाल्लाह। 2 पेपर्स हम कुछ देख लेंगे, और इंशाल्लाह ट्यूसडे को फिर मैं आपका मॉक ले लेती हूँ। ठीक हो क्या? चलो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।